हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो आज का जो डेमो सेशन होने वाला है हमारा, वो किसका होने वाला है? पावर बीआई का, राइट। तो मैंने देखिए अपना स्क्रीन ऑलरेडी शेयर किया आपके साथ में, और आप लोग सब एक एक्सेल की बुक देख रहे होंगे, राइट? ओके। अभी मैं जो भी चीज़ें हम लोग पावर बीआई में देखने वाले हैं, और इससे आप क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो, और बाकी जो भी आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग अपने डेमो में देखने वाले हैं। ठीक है। अभी असल में मैं भी थोड़ा सा बारिश में अटक गया था, इसलिए मैं भी एकदम एंड टाइम पे आया आपके पास में। और ऑफलाइन में भी ज़्यादा लोग नहीं हैं, ज़्यादातर लोग सब ऑनलाइन में ही हैं। तो हम लोग अभी अपना डेमो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पावर बीआई। पावर बीआई। आप में से कौन जानता है कि बीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? कौन बताएगा? वेरी गुड, बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है। अभी बिजनेस इंटेलिजेंस वर्ड क्यों उन्होंने चुना है? कुछ और भी तो वर्ड चुन सकते थे। तो ये जो वर्ड है, इसका क्या मतलब है? बिजनेस इंटेलिजेंस यानी बिजनेस की इंटेलिजेंस, राइट। अब अगर आप जानते होंगे कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, तो आप एक चीज़ को रिलेट करके देखिए। आप ऐसा इमेजिन कीजिए, आपके सामने एक छोटा बच्चा है, और आप उस छोटे बच्चे से जो भी सवाल पूछ रहे हो, उसका वो फटाफट आपको आंसर दे रहा है। तो आपके मन में क्या होगा? आप क्या बोलोगे उसको? आप उसको इंटेलिजेंट बच्चा बोलोगे ना, राइट के रॉन्ग? बिल्कुल। तो आपने कभी सोचा आप उसको इंटेलिजेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो फटाफट आपके सवालों के आपको जवाब दे रहा है। तो वैसे ही अगर आपका जो बिजनेस है, और बिजनेस डेटा पे चलता है, क्योंकि काफ़ी सारा डेटा होता है। अगर आप वो डेटा को प्रॉपरली यूज़ करोगे तभी आपका बिजनेस चलेगा, नहीं तो फिर बिजनेस चलने वाला नहीं है। तो जो डेटा होता है, इट इज जस्ट लाइक अ नर्वस सिस्टम इन योर बॉडी। जैसे नर्व से आपको इन्फॉर्मेशन पता चलती है ना, कि सर दर्द हो रहा है, या यहाँ पे तकलीफ है, या किसी ने चिमटी भरा, तो ऐसे डेटा से समझ में आता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स है। और अगर आपको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेटा। और डेटा को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, तो देयर शुड बी सम अमाउंट ऑफ इंटरएक्टिविटी विद द डेटा। इसका मतलब ये है कि आपके मन में अगर कोई सवाल आ रहा है, तो उस सवाल का जवाब वो जल्दी से जल्दी देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके माइंड में एक सवाल आया, और उसका जवाब देने के लिए वापस से आपको रिपोर्टिंग में आपको काम करना पड़ रहा है, राइट। अगर आपको बार बार मेहनत करनी पड़े हर सवाल के बाद में, तो होगा क्या? आपकी जो सोचने की जो लिंक है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी, और आप उसको इफेक्टिवली आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एक्सेल को हम लोग बिजनेस इंटेलिजेंस टूल नहीं गिनते, क्योंकि एक्सेल में अगर आपने चार्ट्स बना लिया, ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसके अंदर स्लाइसर्स बना लिए, आपने उसके अंदर पिवोट टेबल्स बना ली, बाकी चीज़ें बना ली, लेकिन अगर आपको आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आएगा, तो ज़रूरी नहीं है वो उसका आंसर दे पाएगा। तो पावर बीआई इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसके जो आपको अलाउ करते हैं और ज़्यादा अंदर डीप में जाने के लिए। अब जैसे मैंने तारीफ तो कर दी आपके सामने पावर बीआई की, लेकिन थोड़ा समझना भी ज़रूरी है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है। डेट, बराबर है। डेट यानी तारीख। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि 1 जनवरी 2025
सब लोग सुन रहे हैं ना, विजुअलाइज कर पा रहे हैं ना? 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31/12/2024, तो इसके अंदर कितने क्वार्टर्स आ रहे हैं? तो आप क्या बोलोगे? 4 क्वार्टर्स आ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कितने महीने आ रहे हैं, तो आप कितने बताओगे? 12 महीने, राइट? अगर आपसे पूछते दिन कितने आ रहे हैं, तो आप क्या बताओगे? 365 डेज आ रहे हैं, है ना? अब देखो, ये तो बात सही है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि एक्सेल में आपको ऐसा कुछ बनाना है कि आपको स्टार्टिंग में दिखेगा ईयर वाइज, जैसा आपका जो सेल्स है वो आपको ईयर वाइज दिखेगा। अब अगर हम लोग ईयर को क्लिक करें, तो अपने आप ही आपको क्वार्टर वाइज सेल्स दिखना चाहिए। फिर अगर आप क्वार्टर को क्लिक करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको मंथ वाइज दिखना चाहिए, और मंथ को क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको डे वाइज दिखना चाहिए। तो क्या इस तरह की फैसिलिटी एक्सेल में अवेलेबल है? यस और नो? नहीं है ना? हाँ, लेकिन ये फीचर पावर बीआई में अवेलेबल है। अब समझ लो कि मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। आपके पास में कस्टमर्स है, बराबर है? कस्टमर से हमारा बिजनेस चलता है, राइट? अब कस्टमर्स बनाता कौन है? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है? अब आप ये देखना चाह रहे हो कि आपके जो रीजन है अलग अलग, तो अलग अलग रीजन्स में आपके जो अलग अलग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर जो आपके कस्टमर्स हैं, आप वैसा डेटा देखना चाह रहे हो हायरार्कियल वे में। तो आप इसमें हायरार्की जब बनाओगे, तो पहले क्या होगा? आपको दिखेंगे रीजन वाइज डेटा। अब रीजन में आपके पास में 4 अलग अलग रीजन है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अब आपको पता चला कि जो वेस्ट रीजन का जो सेल्स है वो सबसे कम है, तो आप क्या करोगे? आप वेस्ट रीजन के अंदर जाओगे। हाँ, अब वेस्ट रीजन में आपने देखा कौन सा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जिसका सेल सबसे कम दिख रहा है, तो आपको पता चला एक मुन्नू करके बंदा है, उसका सेल सबसे कम है, तो आप उसके अंदर गए। उसके अंदर गए तो आपने देखा कि कौन सा प्रोडक्ट है जिसके अंदर सेल सबसे कम आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप मुन्नू को इम्प्रूवमेंट के लिए आप भेज सकते हो, और आप उसके लिए कोई करेक्टिव एक्शन ले सकते हो, ताकि अगली बार ऐसा ना हो। तो कहने की बात क्या है कि ये जो इस तरह की जो हायरार्कीज होती है, ये चीज़ें आप पावर बीआई में बना सकते हो। ये पहला एग्जांपल सबको क्लियर हो गया? एवरीवन? बिल्कुल। अभी कई बार क्या होता है कि आपको जो एनालिसिस करना होता है, वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के एनालिसिस करने होते हैं। कभी आपको रनिंग टोटल निकालना है। रनिंग टोटल का मतलब क्या है? जैसे जनवरी के महीने में सिर्फ जनवरी का टोटल, लेकिन फरवरी के महीने में जनवरी प्लस फरवरी का टोटल। फिर मार्च में क्या आएगा? जैन प्लस फेब प्लस मार्च, है ना? तो इसको अपन रनिंग टोटल बोलते हैं। तो हो सकता है आपको रनिंग टोटल भी देखना है, आपको मूविंग एवरेज भी देखना है। मूविंग एवरेज का मतलब क्या है? जैसे कि समझ लो कि आप 3 महीने का मूविंग एवरेज देख रहे हो, इसका मतलब ये है अभी हमारा महीना कौन सा चल रहा है? अगस्त का, बस अभी खत्म ही, आज आखिरी दिन है, राइट? तो आप अभी देखना चाहते हैं अगस्त के महीने में 3 महीनों का एवरेज, यानी जून, जुलाई और अगस्त। तो आप क्या करोगे? पहले इन तीनों महीनों का टोटल कर लोगे, उसके बाद में आप उसको डिवाइड करोगे विथ 3, तो उससे आपको क्या मिलेगा? अगस्त महीने का 3 महीने का मूविंग एवरेज। उसी तरह से आप हर एक महीने में वो महीना प्लस 2 पिछले महीने, उनका आप टोटल करके एवरेज निकालोगे। तो ऐसे जब आप करोगे ना, तो आपको पूरे साल भर का या पूरे डेटा का आपको मूविंग एवरेज मिलेगा। अब जो ये मूविंग एवरेज है, ये आप एक्सेल में नहीं बना सकते। बना सकते आप? नहीं बना सकते। अगर आपको बनाना है तो उसके तरीके हैं, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है वो सब चीज़ों के लिए। अभी ये चीज़ें फिर इसमें क्या हो जाता है, डेक्स यूज़ करके आप बना सकते हो, ठीक है? अभी वैसे ही काफ़ी सारे आप ऐसे फीचर्स देखोगे जो आमतौर पे एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। अब जैसे एक सिंपल सा आपका एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूँगा। आप लोगों ने स्टैक कॉलम चार्ट देखा है?
स्टैक कॉलम चार्ट? चलो, अगर नहीं देखा होगा तो मैं चलो आपको विजुअलाइज करके बता देता हूँ। अभी जैसे समझ लो कि यहाँ पे आपने लिखा है रीजन, तो यहाँ पे आ गया नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अब यहाँ पे अपन डाल देते हैं पर्सन 1, 3, 4, और हम लोग इधर एक फॉर्मूला डाल देते हैं रैंड बिटवीन वाला। रैंड बिटवीन करता क्या है, आपको रैंडम वैल्यूज देता है। हमने ये कर दिया और इसको कॉपी करके पेस्ट स्पेशल वैल्यूज कर दी। ठीक है, अब हम लोग इस डेटा से एक चार्ट बनाएंगे। अभी आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो चार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैक। क्योंकि स्टैक है, इसमें एक के ऊपर एक के ऊपर एक है ना सीरीज। क्योंकि एक के ऊपर एक के ऊपर एक है इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैक, और क्योंकि कॉलम में है इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम चार्ट। तो अभी इसके अंदर अगर आपको लेबल्स लाने हैं तो आप कैसे लेबल्स लेके आओगे, आप सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, ऐड डेटा लेबल्स पे क्लिक करोगे, आ गया। फिर यहाँ पे क्लिक करोगे F4। अगर F4 नहीं चल रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड डेटा लेबल्स फिर से, ऐड डेटा लेबल्स फिर से, और ऐड डेटा लेबल्स फिर से। अब आपको करना क्या है, ये तो आपने कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको उसके ऊपर टोटल चाहिए। तो आप एक्सेल में डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा कि, एक सेकेंड ना, यहाँ पे इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं। हम्म, उनको पता होगा कि यहाँ पे जो आपके नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ है, यहाँ पे आपको टोटल लेना पड़ेगा। टोटल लेंगे और उसके बाद में आप इसका एक लाइन बनाओगे और फिर लाइन को आप हाइड कर दोगे। तो और क्योंकि लाइन के लेबल्स होंगे इसीलिए आपको यहाँ पे उसका टोटल दिखने वाला है। तो कहने की बात ये है कि एक्सेल में ये काम करना डिफिकल्ट है, राइट। लेकिन ऐसे जो छोटे मोटे काम है ये पावर बीआई में आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। तो पावर बीआई में जो आपकी बिजनेस इंटेलिजेंस है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अभी एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। अब जैसे अगर आप यहाँ पे कर्सर लेके जाते हो, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कर्सर लेके गए तो आपको क्या दिख रहा है, पर्सन 4, और वैल्यू दिख रही है आपकी 964। अभी ये जो वैल्यू है, आप ऐसा सपोज कीजिए कि सेल्स है। क्या है ये, सेल्स। अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी बताना है और यहीं पे आपको कॉस्ट भी बताना है। यानी आपको जो यहाँ पे दिख रहा है टूल टिप, उसके अंदर, तो क्या टूल टिप में दिखा सकते हो ये सारी इंफॉर्मेशन, दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते आप, राइट। ठीक है, तो ये फीचर भी पावर बीआई के अंदर अवेलेबल है। और ऐसे बहुत सारे और भी फीचर्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अभी यहाँ पे कर्सर रख रहे हो, तो आपको अभी सिर्फ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन नहीं बतानी है, बल्कि आपको यहाँ पे एक चार्ट बताना है। और वो चार्ट सिर्फ इतने ही, जो आपने सीरीज को सिलेक्ट करके रखा है ना, जो आपने हाईलाइट किया है, सिर्फ इसी का चार्ट होना चाहिए वो। इसका मतलब क्या है, वो पर्सन 4 और साउथ रीजन का चार्ट होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, आपको मल्टी डायमेंशनल डिटेल्स की जरूरत होती है, तो पावर बीआई में आप ये भी चीज़ बहुत आराम से कर सकते हो, है ना। तो आप टूल टिप इस तरह से भी कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है, आपको ऐसा नहीं चाहिए कि आप टूल टिप में देखो, आपको ऐसा चाहिए कि आपको एक अलग सा पेज दिख जाए ताकि आपको हाथ बार बार यहाँ पे ना रखना पड़े। तो आप ये भी फैसिलिटी कर सकते हो ड्रिल डाउन की, यानी आपने राइट क्लिक किया, ड्रिल डाउन किया, ऑटोमेटिकली आप एक नए पेज पे आ जाओगे। और इसके अलावा आप अगर एक्सेल में देखते हो तो एक्सेल में आपको कितने कम चार्ट दिखते हैं। अब जैसे आप एक कॉलम चार्ट देख लो, तो कॉलम चार्ट में इतने कैटेगरीज हैं। ये आपका ट्री मैप है, इसमें सनबस चार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे लाइन चार्ट दिख रहा है, और लाइन चार्ट्स के आपको एरिया चार्ट वगैरह आपको उसके वेरिएशंस दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको पाई चार्ट दिख रहा है, पाई चार्ट का वेरिएशन आपको डोनट चार्ट दिख रहा है, और यहाँ पे आपको वाटरफॉल चार्ट दिख रहा है। यहाँ तक के वाटरफॉल चार्ट पावर बीआई में भी है, लेकिन पावर बीआई में इतना आसान है उसको बनाना जिसकी कोई हद नहीं है, राइट। और ये जो सारे के सारे आप जो चार्ट देख पा रहे हो ना, जैसे रेडार चार्ट हो गया, सर्विस चार्ट हो गया, स्टॉक चार्ट हो गया, ऐसे जमाने भर के बहुत सारे ऑप्शंस आपको पावर बीआई के अंदर मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे अब इतने सारे चार्ट्स का करेंगे क्या हम लोग। देखो क्या होता है कि जो चार्ट्स होते हैं ना, वो एक तरह से आपके चेहरा होता है। क्या होता है, चेहरा होता है।
अभी आप कभी भी देखना, जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है उसके चेहरे से समझ में आ जाएगा भाई गुस्से वाला इंसान है। कोई हंसमुख होगा उसके चेहरे से आपको पता चलेगा। तो वैसे ही जो डेटा होता है ना, तो डेटा अकेला आप ऐसा देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने उसको विजुअलाइज कर दिया तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि अभी आप देखिए पर्सन 4 का सेल सबसे ज्यादा दिख रहा है। आप क्या इसको देख के इमीडिएटली बता सकते हो? नहीं, थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा माइंड ईश्वर ने इस तरह से बनाया है कि हम लोग चार्ट्स और डैशबोर्ड को ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। तो उसके लिए तो एक्सेल है हमारे पास में, लेकिन अगर इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन आता है आपके माइंड में, जैसे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जो पर्सन 4 है उसका कॉस्ट कितना है, उसका प्रॉफिट कितना है, या और कोई डिटेल आपको जाननी है, या आपको ये जानना है कि इसने कौन से प्रोडक्ट्स में ज़्यादा सेल्स किया है, या आपके और ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो वो आप एक्सेल में पता नहीं कर पाओगे। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर डेटा में जाओ, फिर इसमें फिल्टर लगाओ, या आपको फिर उससे एक नया पिवट टेबल बनाओ, फिर आपको वो काम करना पड़ेगा। तो इसमें एक्सेल में हैसल बहुत हो जाता है आपके जो आंसर्स है ना उनको निकालने के लिए। लेकिन पावर बीआई में ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। अब कैसा है, एक्सेल में कौन बंदा सारे आंसर्स निकाल लेगा? ऑफ कोर्स जिसको नॉलेज है, राइट। लेकिन पावर बीआई में हर कोई निकाल सकता है, क्योंकि पावर बीआई इन्होंने एंड यूजर के लिए बहुत ही आसान आसान बनाया है। अभी हमारा जो कोर्स है, हम लोग सिर्फ इसमें एंड यूजर तक की लिमिटेड नहीं है, हम लोग इसको एज अ डेवलपर देखने वाले हैं। यानी ये सारे के सारे जो चार्ट्स बनते हैं, वो सारे के सारे जो डैशबोर्ड्स बनते हैं, वो पावर बीआई में कैसे बनते हैं, हम लोग ये सारी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं, राइट। क्योंकि एंड यूजर नॉर्मली कौन होते हैं, जो जैसे बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, या किन्हीं जिनको काफ़ी सारा एनालिसिस का काम करना है, जिनको समझना है, हिस्टोरिकल ट्रेंड समझना है, बाकी उनको की रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करना है, उनको ये जानना है कि कहाँ पे तकलीफ हो रही है। सभी लोग सुन पा रहे हैं ना ऑनलाइन भी? जी। तो जिनको भी, हाँ, बराबर आपका फीडबैक में लेते रहूँगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए और मैं बोलते जा रहा हूँ, राइट। ऐसा भी होता है कई बार ऑनलाइन सेशंस वगैरह के अंदर। वैसे भी देखो, अपनी जो क्लास रहने वाली है ना, ये दोनों भी रहेगी, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। हाँ, अगर कोई भी ऑफलाइन नहीं आएगा तो मैं भी ऑफलाइन नहीं आऊँगा, सीधी सी बात है ना। इसीलिए अभी तो आज पता नहीं, आज बारिश थी इसलिए कम लोग आए कि क्या रीज़न है, राइट। लेकिन जो भी है, मैं तो सबको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप क्लास लगा रहे हो तो उसका पूरा फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि पावर बीआई अभी वर्ल्ड का नंबर 1 टूल है बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर, और उसकी डिमांड कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है। काफ़ी टाइम तक के मार्केट को राज किया था टैबलू ने, लेकिन जब से पावर बीआई आ गया, और पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का है, तो माइक्रोसॉफ्ट के सामने कोई टिक सकता है क्या? नहीं टिक सकता। स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट का जो इकोसिस्टम है ना, बहुत वास्ट है। उसमें सिर्फ ऑफिस के प्रोडक्ट्स नहीं है, बल्कि अदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो क्लाउड में है, वो मोबाइल्स में है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ पर है, बहुत सारी जगहों पर है वो। तो कहने की बात ये है कि पावर बीआई जब ये टूल आया, तो उसने एकदम, यानी धीरे धीरे उसका पूरा मार्केट शेयर खा लिया। और अभी आप देखोगे तो हर मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको ये मिलने वाला है। यहाँ तक कि जो कंपनी में अभी भी लोग टैबलू से चिपके हुए हैं, उनकी कंपनी में भी अभी लोग अपना माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई यूज कर रहे हैं। इसीलिए इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। खैर, तो अभी आप लोग इसकी एक इम्पोर्टेंस तो समझ गए। अब हम लोग इसकी दूसरी इम्पोर्टेंस पे जाते हैं। कभी भी आपको अगर कोई भी डेटा विजुअलाइज करना है, तो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? व्हाट इज द नंबर वन चैलेंज दैट यू फेस? हाँ, डेटा क्लीनिंग। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आपका जो डेटा है ना, वो एक जगह से पहली बात नहीं आ रहा है, वो बहुत सारी अलग अलग जगहों से आ रहा है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई डेटा आपके कोई कलीग से मिल रहा हो, कोई डेटा आपके कस्टमर से मिल रहा हो, कोई डेटा आपको एचआर डिपार्टमेंट से मिल रहा हो, और फिर आपको ये सब डेटा को साथ में क्लब करना है ताकि आप कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उसमें से निकाल सको, राइट। तो ये सब काम करना आप मैन्युअली चाहोगे? नहीं चाहोगे ना, मैन्युअली नहीं करना चाहोगे। आप क्या चाहोगे? सिर्फ आपने बटन दबाया और अपने आप ही पूरा डेटा रेडी हो जाए।
तो वो काम करने के लिए हमें हमारे पास में होता है पावर क्वेरी। क्या होता है? पावर क्वेरी। और जो पावर क्वेरी है उसमें इट इज एक्चुअली अ ईटीएल टूल। अगर आपने नाम सुना होगा, ईटीएल टूल का मतलब क्या होता है? उसके अंदर आप लोग एंटर कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं डेटा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जैसे डेटा है, उसके अंदर आपने फॉर्मूलाज डाले, आपने उसके अंदर फॉर्मूलाज डाले, या तो फिर आपने मल्टीपल टेबल्स हैं उनका डेटा एक साथ में जोड़ दिया। जैसे आप अभी वीलुकअप करके जोड़ते हो ना, तो ऐसे आपने वीलुकअप करके जोड़ दिया। या तो फिर समझ लो कि आपका जो डेटा था उसको आपने समराइज किया, जैसा पीवोट टेबल यूज करके समराइज करते हो ना, तो वैसा आपने समराइज कर दिया। फिर हो सकता है कि आपके कुछ कैलकुलेशन है, जैसे एजी कैलकुलेशन है, उसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज डालने पड़ रहे हैं, है ना। या तो फिर आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक के नीचे दूसरा डेटा डालना है, या तो फिर आपको कंडीशन है, कोई कंडीशन के बेसिस पे आपको डेटा को मर्ज करना है। तो बहुत सारी चीजें होती है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कई बार डेटा क्लीनिंग भी करना पड़ता है आपको, आपका डेटा साफ भी नहीं होता है। एक जगह पे लिखा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक जगह पे लिखा हुआ है आरआईएल, एक जगह पे लिखा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट। लेकिन सब है तो एक ही कंपनी, तो आपको पहले उसको क्लीन करना पड़ेगा ना ताकि आप कर पाओ। तो ऐसे बहुत सारी तकलीफें होती है डेटा रिलेटेड। और ये सब जो डेटा रिलेटेड तकलीफें हैं, ये आप किससे सॉल्व करते हो? पावर क्वेरी के थ्रू। पावर क्वेरी, पावर क्वेरी के थ्रू। और ये क्या है? ये आपका ईटीएल टूल है। अभी यहाँ तक के सबको सब चीज़ समझ में आ गई? ठीक है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि अभी क्योंकि मैं डेमो ले रहा हूँ, तो इसीलिए आपको सिर्फ थियोरेटिकल बता रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं कर रहे। दूसरी एक बात ये है, क्योंकि डेमो है तो सबका बैकग्राउंड अलग अलग है। जैसे आपका अलग होगा, आपका अलग होगा, और जो ऑनलाइन है उनका बैकग्राउंड अलग होगा। किसी को कुछ ज़्यादा चीज़ें पता होगी, किसी को कोई कम चीज़ें पता होगी। हो सकता है कि आपको भी ज़्यादा पता है, आपको भी ज़्यादा पता है, लेकिन जो आपको पता है वो आपको नहीं पता है, और जो आपको पता है वो आपको नहीं पता है, राइट। तो काफ़ी सारे परमुटेशन हो सकते हैं। इसीलिए डेमो में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग थियोरेटिकल बताएं और ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में ना जाए, क्योंकि ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में गए तो लोगों को क्या लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना। और ये इमेज नहीं आए इसके लिए हम लोग ज़्यादा डिटेल में जाते नहीं हैं डेमो में। डेमो का हमारा पर्पज़ ये रहता है कि आप कोर्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वो आपको पता चले। जैसे अक्सर आप लोग सिलेबस वगैरह मांगते हो, लेकिन सिलेबस कौन पढ़ता है? पढ़ता है क्या? आप किसी फ्रेंड को दे देते हो, यार तू पढ़ के बता दे यार इसमें सब चीज़ कवर हो रही है कि नहीं हो रही है ना। क्योंकि जब आपने कोर्स ही नहीं किया तो आपको सिलेबस क्या समझ में आएगा। तो इसलिए डेमो में हम लोग समझाते भी हैं चीज़ों के बारे में ताकि आपको समझ में आए। और दूसरा, आप जब ट्रेनर के साथ में इंटरेक्ट करते हो, क्योंकि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग मेरे से पहली बार पढ़ रहे हो, राइट। ऐसा हो सकता है कि कोई बाकी ट्रेनर्स के साथ पढ़े होंगे लेकिन मेरे साथ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको चीज़ें समझ में भी आ रही है, राइट। तो एक तरह का इंटरेक्शन होता है ना, तो इससे आपको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ चलो, आप अभी जो आप स्टेप लेने वाले हो, जो आप डिसीजन लेने वाले हो, दैट वुड बी अ गुड डिसीजन फॉर यू। फिर कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो फ़ोन पे नहीं पूछ पाते। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन तो पूछ लिया कि भाई जॉब अपॉर्चुनिटी कैसी है, मैंने आपको बता दिया जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आपके माइंड में और भी क्वेश्चन है लेकिन फ़ोन पे आप नहीं पूछ पाए, राइट। तो आप यहाँ पे वो सब क्वेश्चंस वगैरह आप पूछ सकते हो। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग डेमो लाइव अटेंड किया करो। नो डाउट रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन रिकॉर्डिंग में वो बात नहीं आती है जो लाइव अटेंड करने में आती है क्या नहीं। और वैसे भी रिकॉर्डिंग आप कितना सुन पाओगे, फिर कुछ डिस्टरबेंस आ जाएगा तो आप छोड़ दोगे। लेकिन जब लाइव क्लास चल रही है, आपको मालूम है लाइव है, तो लाइव की इम्पोर्टेंस रिकॉर्डिंग से काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब जब रिकॉर्डिंग की बात चली है, तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अपना डेमो रिकॉर्ड हो रहा है। अपना जो ये डेमो है, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर आपको कभी रेफरेंस के लिए इसको देखना है दोबारा, तो आप बिल्कुल आप देख सकते हो। लेकिन जो हमारे एक्चुअल सेशंस होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं। इसीलिए आपको अगर कोई चीज़ आपकी मिस हो गई है या कोई चीज़ आपको याद नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप पूछिए हमसे।
आप सवाल पूछिए और आप ग्रुप में भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। और आप बिल्कुल भी संकोच मत करना। ऐसा मत सोचना कि मैं अगर क्वेश्चन पूछूंगा तो हमारी क्लास स्लो हो जाएगी। वी नेवर माइंड क्लास बीइंग स्लो। कितना भी स्लो होने दो, हमें आराम से इत्मीनान से कवर करना है कोर्स को। हमें बिल्कुल भी खाई गड़बड़ नहीं करनी है। और ऐसा कभी भी गिल्टी फील नहीं करने का कि मैं एब्सेंट था तो मैं, आप एक बार रिपीट कर दीजिए। ऐसा नहीं, नहीं आ रहा तो बिंदास पूछो आप। हम लर्न करने के लिए आए ना यहाँ पे, तो लर्न कैसे भी करके करने का अपने को, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब हमने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। एक तो हमने देखा पावर बीआई जो है एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, और पावर क्वेरी जो है एक ईटीएल टूल। अगर आपने पावर क्वेरी सीख लिया तो आपको सिर्फ पावर बीआई में नहीं, बल्कि आपको एक्सेल में भी काम आएगा। क्योंकि एक्सेल में भी पावर क्वेरी होता है। आप देखना चाहते हैं कहाँ पे? डेटा में ये जो पूरा सेक्शन है ना, ये पावर क्वेरी वाला है। आप एक्सेल में भी डेटा अलग अलग जगहों से ले सकते हो। जैसे एक्सेल वर्कबुक, कोई दूसरी एक्सेल वर्कबुक से, टेक्स्ट फाइल से, एक्सएमएल से, जेसन से, पीडीएफ से, पीडीएफ से भी, यानी पीडीएफ है ना वो भी। और उसी तरह से डेटाबेसेस से, क्लाउड से, फैब्रिक, ऑनलाइन सर्विसेज, और फिर जैसे आप वेब से डेटा ले सकते हो, वो डेटा हडूप से, अलग अलग डेटा सोर्सेस से, ओडीबीसी, ओएलडीबी, पिक्चर पिक्चर से भी ले सकते हो। देखो, यानी कहने की बात ये है कि आप मल्टीपल जगहों से डेटा आप पुल कर सकते हो। तो ये जो पुल कर सकते हो वो किस में आता है? वो पावर क्वेरी में आता है। और यही पावर क्वेरी एक्सेल में भी है, और यही पावर क्वेरी आपका पावर बीआई में भी है। क्या ये क्लियर है? ठीक है। अब पावर बीआई में काफी सारे विजुअलाइजेशंस होते हैं। अभी विजुअलाइजेशंस का मतलब क्या है? मैं यहाँ पे, मैं चार्ट्स क्यों नहीं बोल रहा हूँ? जो अपन टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं ना, हम एक्सेल में हमेशा क्या बोलते हैं कि मैंने चार्ट बनाया, मैंने डैशबोर्ड बनाया। वो खाने की चार्ट की बात नहीं हो रही है ना जी। तो चार्ट बनाया, मैंने डैशबोर्ड बनाया, उसमें मैंने स्लाइसर्स डाला। तो ये टर्म आप पावर बीआई में नहीं देखोगे लोगों को बोलते हुए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विजुअलाइजेशंस होते हैं। विजुअलाइजेशंस के अंदर सभी चीज़ आ जाती है। उसके अंदर टेबल भी आ जाता है। आप कभी टेबल को बोलोगे चार्ट? नहीं, टेबल अलग है, चार्ट अलग है। आप कभी पिवट टेबल को चार्ट बोलोगे? नहीं। लेकिन इसके अंदर जो भी है, आपकी इसके अंदर मैट्रिक्स होती है। जैसे अपने यहाँ पे पावर, अपने एक्सेल में अपना पिवट टेबल होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स भी विजुअलाइजेशन के अंदर आता है। जो टेबल है वो भी विजुअलाइजेशन के अंदर आती है। जो आपके जो अलग अलग टाइप के जो चार्ट्स है वो भी विजुअलाइजेशन के अंदर आते हैं। अगर आपको ये चाहिए कि नहीं, जो चार्ट्स है मैं उससे खुश नहीं हूँ, मुझे और ज़्यादा तरह तरह के चार्ट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? आप उसके जो ऐप स्टोर है ना, ऐप स्टोर पे जा सकते हो। और ऐप स्टोर पे जाने के बाद में आप और भी सारे चार्ट्स आप डाउनलोड या आप इंक्लूड कर सकते हो। अब जैसे अभी मैंने पावर बीआई खोल के रखा है, तो ये जो सारे के सारे आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे चार्ट्स हैं। ये सारे के सारे ऊपर के चार्ट्स हैं। लेकिन ये चार्ट नहीं है, इसको बोलते स्लाइसर, ये चार्ट नहीं है। ये जो टेबल है ये चार्ट नहीं है, ये चार्ट नहीं है। लेकिन ये सारों को भी अगर आपको एक ही कैटेगरी में डालना है, तो आप क्या बोलोगे? ये कहलाते हैं विजुअलाइजेशन। ये क्लियर है सबको? ठीक है। अभी ये पावर एप्स है। तो पावर ऐप तो एक्चुअल में एक एप्लीकेशन है। वो तो ना ही चार्ट है, ना ही टेबल है, ना ही कोई कार्ड है। वो क्या है? एक एप्लीकेशन है। ये जो है ना पावर ऑटोमेट, ये भी एक एप्लीकेशन है। तो ये सारी चीजें विजुअलाइजेशन में आ रही है। आप समझ रहे हैं? और यहाँ पे है ना 3 डॉट्स है। अगर आपको नए विजुअल चाहिए ना, तो गेट मोर विजुअल्स पे क्लिक करो। अभी मैंने यहाँ पे साइन इन नहीं करके रखा है, तो पहले वो मुझे साइन इन करने का बोलेगा। क्योंकि उसके लिए साइन इन करते तो हम लोग वहाँ से जमाने भर के काफ़ी सारे विजुअल्स हम लोग ला सकते हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट अगर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो आप वहाँ से भी जाके अलग अलग आप विजुअल्स ले सकते हो। आप सोच सकते हो कि आपकी जो पॉसिबिलिटी है कितनी एक्सपांड हो जाती है। राइट? तो ये विजुअलाइजेशन समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पे भी लगभग सारे के सारे हम लोग विजुअलाइजेशन कवर करते हैं। और हम लोग काफ़ी सारे हम लोग जो कस्टम विजुअलाइजेशन है वो भी कवर करते हैं। हाँ, लेकिन कस्टम विजुअलाइजेशन कैसे बनते हैं वो हम लोग कवर नहीं करते, क्योंकि ये आप खुद भी बना सकते हैं। जैसा भी ये चार्ट है ना, ये चार्ट,
ये कौन सा चार्ट है? स्टैक बार चार्ट। तो अगर आपको अपने खुद के नाम का एक चार्ट बनाना है नया वाला, तो वो भी आप बना सकते हो। जैसे कि आपका नाम क्या है? महेंद्र। महेंद्र। जैसा भी महेंद्र है ऑफलाइन क्लास के अंदर, तो महेंद्र ने अपना चार्ट बनाया, तो उन्होंने नाम क्या दिया? महेंद्र एनालिटिक्स। तो यहाँ पे आपको दिखेगा वो चार्ट जब आप वेब स्टोर से लोगे। जब यहाँ पे करोगे तो महेंद्र ने जो जो फैसिलिटी दे के रखी होगी, तो सारी फैसिलिटी वाला चार्ट दिखेगा। तो आप वो भी बना सकते हो, लेकिन वो बनाना हम लोग इसमें कवर नहीं करते। हाँ, मेरे एक दो सेशन से मैंने पहले कवर किया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो चीज़ की ज़रूरत तो है नहीं, काहे को इतना टाइम बर्बाद करे उसमें। तो फिर मैंने तब से उसको पढ़ाना बंद कर दिया। लेकिन ऑफ कोर्स वो भी चीज़ आप कर सकते हो। खैर, हम लोग क्या देखेंगे, इनको यूज़ कैसे करना, इनको यूज़ कैसे करना, और अगर कोई चार्ट अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो उसको आप वहाँ से यूज़ करके आप कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं हम लोग विजुअलाइजेशन, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। क्लियर? इसमें बोथ है, एक तो बिल्ट इन एंड फ्रॉम स्टोर। ठीक है। अब हम लोग जो सीखने वाले हैं वो डेक्स है। तो डेक्स क्या है? ये फॉर्मूला लैंग्वेज है। जैसे एक्सेल में नहीं हम लोग फॉर्मूला डालते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू सम, या तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे के सारे फंक्शंस हैं, तो एक्सेल के फंक्शंस हैं। तो वैसे ही अगर आपको यहाँ पे कोई फंक्शन बनाने हैं, तो आप उसको बोलते हैं मेजर्स। एक होता है असल में ना, जो डेक्स होता है ना, काफ़ी सारे वैरायटी के होते हैं, काफ़ी सारे फ्लेवर्स के होते हैं। आप जैसे एक जो फ्लेवर होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर्स। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेटेड कॉलम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलकुलेटेड कॉलम, जो टेबल्स के अंदर होते हैं ऐसा। फिर एक फ्लेवर ऐसा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू विजुअल कैलकुलेशंस। क्या बोलते हैं? ये दिख रहा है आपको न्यू विजुअल कैलकुलेशन ऊपर? तो एक ये न्यू विजुअल कैलकुलेशंस होते हैं। फिर एक होता है कैलकुलेशन ग्रुप, एक होता है कैलकुलेशन ग्रुप। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्लेवर्स होते हैं डेक्स के अंदर। तो हम लोग ये सब अलग अलग तरह के जो फ्लेवर्स हैं, हम लोग वो भी देखने वाले हैं। साथ ही में हम लोग इसमें काफ़ी एडवांस लेवल के फॉर्मूलाज भी देखने वाले हैं। एडवांस लेवल यानी आधे आधे पेज भर जाने वाले। आप समझ सकते हो, राइट? क्योंकि आपकी जो बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है वो कभी भी सिंपल नहीं रहती है, इतने कॉम्प्लिकेशंस रहती है। अब वो कैसे बनाएंगे आप, उसके लिए आपके पास में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। और जो भी चीज़ आप लोग सीखने वाले हो वो ग्रास रूट से सीखोगे, पूरा फंडामेंटल से आप सीखोगे। अभी मुझे मालूम है कि आप जितने भी लोग अभी डेमो अटेंड कर रहे हो, आपको आपने कभी भी एएफसी के इसका कोई बैनर देख के नहीं आए होंगे, राइट? कोई होर्डिंग्स देख के नहीं आए होंगे। आप सभी लोग जितने भी लोग अभी ऑनलाइन अभी अटेंड कर रहे हैं, आपके किसी फ्रेंड या आपके किसी रिलेटिव, आपके किसी कलीग ने किया होगा, तो उससे आपको ये पता चला होगा। और कहने की बात ये है कि हम लोग किसी को भी कुछ भी अमाउंट पे नहीं करते रेफर करने के लिए। ये जो भी लोग करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको कभी ना कभी जब उन्होंने कोर्स किया होगा तो उनको लर्निंग पसंद आई होगी। और ऐसा होता है ना, जो चीज़ अपने को पसंद आती है हम लोग वो चीज़ हम लोग बाकी लोगों को रिकमेंड करते हैं। तो एएफसी के इसको भी 15 साल हो चुके हैं, और 15 साल से एएफसी के ऑर्गेनिकली ही चल रहा है, राइट? अभी जस्ट कल ही मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई थी। हमारा 2016-17 से मेरा स्टूडेंट है। वो बोल रहा था, सर आप मार्केटिंग क्यों नहीं करते? तो मैंने कन्फेस किया कि मैं सही में मार्केटिंग में ज़ीरो हूँ, मैं मार्केटिंग नहीं करता हूँ। लेकिन उसने मुझे एक जो बात बोली ना, मेरा वो दिल छू गई। उसने बोला, सर वो ठीक है, आप मार्केटिंग नहीं करते हो, आपके कुछ ना कुछ रीजंस रहेंगे उसके पीछे, लेकिन आप ये देखिए कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो सही मायनों में चीज़ें सीखना चाहते हैं और जो काफ़ी इंटरेस्टेड है, लेकिन उनको कोई अच्छा सिखाने वाला मिलता नहीं है। अगर आपकी मार्केटिंग रहती, मैं समझ गया था वो क्या कहना चाह रहा है। तो मैंने बोला कि हाँ यार, ये बात तो आपकी एकदम सही है, तो मैं देखता हूँ। लेकिन क्या है कि वो एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। खैर, हम लोग वापस हमारे टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। ठीक है? तो डेक्स, तो डेक्स आप लोग समझ गए। और डेक्स में क्या क्या होता है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे अपन ने मेजर्स देखा,
मेजर्स के अलावा अपन और क्या कवर करेंगे? कैलकुलेटेड फील्ड्स और कॉलम्स, और हम लोग क्या कवर करेंगे? न्यू विजुअल कैलकुलेशंस, और हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन ग्रुप्स। अब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वो बहुत टेक्निकल है, तो जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया था, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में मैं अंदर घुसता नहीं हूँ, राइट? बस आप कुल मिला के ये समझ सकते हो, ये सारी चीज़ें फॉर्मूला में आती है। जैसे एक्सेल में फॉर्मूला की ज़रूरत कैसे पड़ती है, तो वैसे आपको यहाँ पे भी पड़ेगी। अब डेक्स में तो आप फॉर्मूला डाल सकते हो, आप फॉर्मूला पावर क्वेरी में भी डाल सकते हो। पावर क्वेरी में फॉर्मूलाज रहते हैं, यानी क्या हो गया? फॉर्मूलाज पावर क्वेरी में भी है और फॉर्मूलाज पावर बीआई में भी है। तो ये भी चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं, और इसके अंदर हम लोग पुल डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, हम लोग ये भी चीज़ें देखने वाले हैं, और इसमें भी काफ़ी सारे तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम लोग वो भी देखेंगे इसके अंदर। अभी आता है पावर बीआई के फीचर्स। पावर बीआई फीचर्स। अब देखो, पावर बीआई को बीआई बोलने का एक ही रीज़न है, क्योंकि उसके अंदर फीचर्स बहुत सारे हैं, और इतने कमाल के फीचर्स है उसके अंदर, जो हर एक फीचर आप देखोगे तो आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा, राइट? तो अब ये सारे जो फीचर्स हैं ये एंड यूज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि एंड यूज़र तभी उसको फुल्ली यूटिलाइज कर पाएगा ना आपकी रिपोर्ट्स को, जब उसको उसके फीचर्स यूज़ करना कैसे वो समझ में आएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे आपके पास में फ़ोन है, आपका ये जो फ़ोन है स्मार्टफोन, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महंगा वाला फ़ोन है, लेकिन आप ये फ़ोन देना चाहते हो अपने पेरेंट्स को, और आपके जो पेरेंट हैं, अनफॉर्चुनेटली एग्जाम्पल के तौर पे, कोई भी पर्सनली मत लीजिएगा इस चीज़ को, तो आपके जो पेरेंट हैं अनफॉर्चुनेटली वो टैक्स हैवी नहीं है, उनको सिर्फ कॉल कैसे करना है, कॉल उठाना और कॉल बंद करना, बस उतना ही उनको मालूम है। तो क्या वो उसको बराबर से एफिशिएंटली इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो वैसे ही हमारा जो पावर बीआई है, इसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं। अब नो डाउट आपकी कंपनी में सीईओ रहेंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहेंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट्स रहेंगे, आपके अलग अलग मैनेजरल रोल्स पे काफ़ी सारे लोग रहेंगे। वो रिपोर्ट को कब यूटिलाइज कर पाएंगे? जब उनको फीचर्स मालूम है। तो पावर बीआई में भर भर के फीचर्स हैं, भर भर के फीचर्स हैं। तो ये फीचर्स भी हम लोग अपने कोर्स में काफ़ी डिटेल में कवर करने वाले हैं। जो डेक्स होता है ना, डेक्स सिर्फ डेवलपर के काम की चीज़ है। कौन सा विजुअलाइजेशन कब यूज़ करना है ना, ये भी डेवलपर डिसाइड करता है, क्योंकि हर एक डेटा पे हर एक विजुअलाइजेशन थोड़ी ना सूट होता है। जैसे हर एक इंसान पे हर एक टाइप के कपड़े सूट नहीं होते, राइट? तो वैसे ही हर एक डेटा पे हर एक टाइप का विजुअलाइजेशन सूट नहीं होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कब कौन सा विजुअलाइजेशन यूज़ करना है। और जो पावर क्वेरी है तो आपको मालूम ही है, अलग अलग टाइप से डेटा को आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब पावर बीआई के फीचर्स भी अपन ने देख लिए यहाँ पे। अब आता है पावर बीआई सर्विसेज। पावर बीआई सर्विसेज। अभी सर्विसेज क्या है? चलो अपन पावर बीआई में जाते हैं। अभी तक के मैंने आपको कुछ भी प्रैक्टिकली करके नहीं बताया पावर बीआई, क्योंकि मेरा गोल है भी नहीं आपको प्रैक्टिकली करके बताना। मेरा सिर्फ गोल है आपको एक ओवरव्यू देना। अब जब आप कोई भी डैशबोर्ड वगैरह बनाते हो, या आप जो भी चार्ट्स वगैरह बनाते हो, तो आप पब्लिश करना चाहते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको, डिसेबल दिख रहा है ऑप्शन। हाँ, डिसेबल सिंपली इसलिए दिख रहा है क्योंकि है नहीं कुछ भी अपने पास में पब्लिश करने के लिए। अगर कुछ रहता तो इनेबल दिखता। आप जब इसको पब्लिश करते हो ना, अभी ये फिलहाल ये डेस्कटॉप पे है, आपका कहाँ पे है? डेस्कटॉप पे। ये एप्लीकेशन है, और ये जो एप्लीकेशन है आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है, ये एकदम फ्री है। इसके लिए आपको 1 रुपया खर्चा नहीं करना, 1 रुपया आपको इसके लिए खर्चा नहीं करना है। तो आप सोचोगे इतना बढ़िया टूल है और 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना है, यकीन नहीं होता ना, राइट? तो माइक्रोसॉफ्ट के कमाने का तरीका अलग है।
माइक्रोसॉफ्ट कमाता कैसे है कि जब आप इसको पब्लिश करते हो, जब पब्लिश करते हो तो ये जो पावर बीआई है वो आपके ऑनलाइन यानी आपके क्लाउड पे चले जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ आपको क्लाउड पे मिलती है। अब क्लाउड पे रहने का फ़ायदा क्या है? आप कहीं से भी एक्सेस कर लो, राइट? आपके पास आपका लैपटॉप नहीं है, आपका आईडी नहीं है, आप कहीं चले गए, किसी फ्रेंड के यहाँ पे आपका लॉगिन किया और आपने रिपोर्ट चेक कर ली। आपके मोबाइल में भी आप देख सकते हो रिपोर्ट्स को, राइट? क्योंकि क्लाउड पे है इसीलिए। नहीं तो आप क्या ये चीज़ देख पाते? नहीं देख पाते अगर आपका फैसिलिटी नहीं होता तो वो पब्लिश करने के बाद में होता है। और पब्लिश करने के बाद में आप शेयर भी कर सकते हो रिपोर्ट्स को। जैसे आप जो बना रहे हो रिपोर्ट, वो आपके अकेले के लिए बना रहे हो? नहीं, आप तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हो, राइट? तो आप शेयर करना चाहोगे ना, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये की पॉइंट पकड़ लिया। हाँ, अब शेयर करना है तो हमारा लाइसेंस खरीदो, राइट? अगर आपको शेयर नहीं करना है तो वहां तक की पूरी चीजें फ्री है। लेकिन हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी हर चीज का तोड़ जानते हैं। हम लोग भी लीगल वेज जानते हैं कि लीगल वेज से आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो वो भी हम लोग क्लास में आपको बताएंगे, जो लीगल और जो एथिकल वेज है। ऑफ कोर्स इलीगल वेज हो सकते हैं, बट ना ही मैं सिखाता हूँ, ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ सिखाने में, राइट? तो लीगल वे से हम लोग सारे के सारे काम कर लेते हैं, हम लोग वही चीज़ें करेंगे। जब हम लोग सर्विसेज सीखेंगे तो सर्विसेज में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अब जैसे आपको मोबाइल पे दिखाना है तो मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, राइट? आपके लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है, तो ओरिएंटेशन तो चेंज होने ही वाला है। जो चीज़ें जैसे आपकी फिट हो रही है लैपटॉप पे, वैसी थोड़ी ना फिट होगी मोबाइल के ऊपर, राइट? तो वो लेआउट कैसे चेंज करना? अब उसमें डैशबोर्ड्स होते हैं, इसमें डैशबोर्ड का कंसेप्ट नहीं है, उसमें डैशबोर्ड का कंसेप्ट है, उसमें टाइल का कंसेप्ट है, राइट? तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसमें फिर आप गेटवे कैसे यूज़ करना, उसमें भी बहुत सारे और कंसेप्ट हैं। एक दो कंसेप्ट ऐसे भी है कि आप पावर पॉइंट के अंदर आप पूरा का पूरा ये डाल सकते हो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर की बात कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? पीडीएफ बना सकते हैं आप इससे। यानी आप चाह रहे हैं कि नहीं, आपने ये जो बनाया चलो पीडीएफ बना के मैं मेल कर दूँ, वो बना सकते हैं आप। ये जो है आपका, इसको आप वेबसाइट पे डाल सकते हो। जैसे आपने देखा था ना कोविड के टाइम पे, आप कर्सर लेके जा रहे थे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, आप पूरा का पूरा वहाँ पे इंटरैक्टिव डैशबोर्ड देख पा रहे थे। तो उस तरह का इंटरैक्टिव डैशबोर्ड आप वेब पे पब्लिश कर सकते हो, विच कैन बी व्यूड बाय द पब्लिक। हाँ, लेकिन उसके लिए ना आपकी एडमिन एक सेटिंग होती है एडमिन पैनल के अंदर। अगर एडमिन इनेबल करता है तो ही आप वो चीज़ कर पाओगे, क्योंकि सिक्योरिटी फीचर है ना। नहीं तो क्या होगा, कंपनी का डेटा कोई वेब पे डाल देगा। आप समझ रहे बात को? तो ये भी चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। अब आप बोलेंगे पता नहीं आप, मैं कितनी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा आपको, सीखने वाले सीखने वाले सीखने वाले। खैर, अब एक और चीज़ है, जब आप इतना सब सीख लोगे, ऑफ कोर्स आपका टारगेट तो यही होगा ना कि आप एक अच्छी कंपनी में या तो आपकी कंपनी में आप ग्रोथ कर लो। आपकी कंपनी में अगर रिक्वायरमेंट है तो आप वहीं पे एब्जॉर्व हो जाओ, या तो कोई टीम में जाना है तो उस टीम में चले जाओ। या आपकी कंपनी में अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर पे पैकेज बराबर नहीं है, तो आप दूसरी कंपनी में स्विच हो जाओ। ठीक है, आपका पर्पस तो यही रहेगा ना। तो अगर आप कोई दूसरी कंपनी में जा रहे हो तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप सही मायनों में एक्सपर्ट हो, आपको सही मायनों में आता है? तो एक तरीका होता है कि वो लोग खुद अपनी टेस्ट ले लेते हैं, यानी उनकी खुद की टेस्ट ले लेते हैं। एक दूसरा तरीका होता है कि किसी और ने अगर आपकी टेस्ट ली है तो वो देखते हैं कि भाई ये जो बंदा है, जिसने, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आपकी टेस्ट ली है, वो ऑथेंटिक है कि नहीं। अगर उनको वो अलाउ करते तो वो कर लेंगे। तो वैसे ही एक एग्ज़ाम है PL 300 की, ये खुद माइक्रोसॉफ्ट की एग्ज़ाम है। इसमें काफ़ी खतरनाक खतरनाक तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग इसकी भी तैयारी करवाते हैं। हम लोग इसकी भी तैयारी करवाते हैं। तो कुल मिला के आपने कितनी चीज़ें देखी जो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं? पावर क्वेरी, विजुअलाइजेशंस, डेक्स, पावर बीआई फीचर, सर्विसेज, ये। अभी इसमें एक और चीज़ रह गई है असल में, वो है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग का मतलब थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका डेटा अलग अलग जगहों से आने वाला है, और अलग अलग जगहों से आने वाला है, और आपको कुछ काम की चीज़ एक टेबल में मिलेगी, दूसरी काम की चीज़ उसी टेबल में मिलेगी। अब उसको पता कैसे चलेगा कि इसका इसके साथ में रिश्ता कैसा है, राइट? तो जो रिश्तेदारी है, तो रिश्तेदारी अगर आपको बनानी होती है तो लोग डेटा मॉडलिंग में बनाते हैं। और ये जो आपने देखा था कैलकुलेशन ग्रुप्स, ये भी जो हम लोग बनाते हैं ना, ये भी हम लोग डेटा मॉडलिंग में ही बनाते हैं। और आपका डेटा किस तरह से एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होगा, किस तरह से फ्लोइंग होगा डेटा का, तो वो भी आपका इसमें डिसाइड होता है। तो इसलिए डेटा मॉडलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखने के लिए। तो डेटा मॉडलिंग भी हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। और ये सारे के सारे अपने अंदर एक काफ़ी इन डेप्थ कोर्स है, यानी काफ़ी इन डेप्थ टॉपिक्स हैं। यानी ऐसा नहीं कि छोटे छोटे थोड़ा बहुत आपको बता दिया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें अपने अंदर काफ़ी डिटेल्ड चीज़ है। अब आप सोच रहे होंगे इसको 5 महीने कैसे कंप्लीट करेंगे, तो मुश्किल है 5 महीने में कंप्लीट करना, इसीलिए ये कोर्स लंबा चल जाता है। 5 महीना मैंने सिर्फ इसलिए रखा है ताकि इसकी फीस ना बढ़े, क्योंकि हमारा जो ड्यूरेशन होता है वो फीस के हिसाब से होता है। सॉरी, जो ड्यूरेशन, हाँ हाँ, जो मैंने उल्टा बोल दिया शायद, जो फीस होती है वो ड्यूरेशन के हिसाब से होती है, राइट? हमारे जो 4 महीने के जो ड्यूरेशन के जो कोर्सेज होते हैं उनकी 12,000 रुपये की फीस होती है। तो लगभग 4,000 रुपये आप समझ सकते हो कि महीने का खर्चा होता है इस तरह से। तो हमने क्योंकि इसको 5 महीना किया तो हमने इसका कर दिया 16,000 रुपये फीस। तो फीस भी इंपॉर्टेंट है, चलो फीस भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो 16K उसकी फीस है। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि यार हम इतना सारा एक साथ में पे कैसे करेंगे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप 5K इंटू 4 मंथ्स पे कर सकते हो। लेकिन बस इतना है कि मैं अक्सर आपको रिमाइंड नहीं दिलाता हूँ इंस्टॉलमेंट, जो लोग इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं आप टाइम पे अपने आप से याद रख के भर दीजिएगा। अच्छा, अभी ये हो सकता है कि कोई बोले कि नहीं मेरे पास तो अभी पैसा है, मैं पूरी फीस एक साथ में पे कर सकता हूँ। तो जो लोग फीस पूरी की पूरी एक साथ में पे करते हैं उनको एक बेनिफिट मिलता है 10% का। तो उनको 14.4K पे करना रहता है। कितना वन टाइम फीस पे करना रहता है? 14,400 एग्जैक्टली। और ये जो कोर्स है कितने महीने का है? 5 मंथ्स का कोर्स है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें इसके रिलेटेड है। आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई भी। साहिल आप पूछ लीजिए, बाद में खालिद आप बाद में पूछ लीजिएगा। मेरा जो पीएम थ्री का एग्जाम प्रिपरेशन है, so what kind of preparation means, कितने क्वेश्चंस कैसे? ये देखो, अ, आप अभी फ़िलहाल के लिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव डेमो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट की एग्जामिनेशन है, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका रिकग्निशन है, और काफ़ी सारी कंपनीज इसको वेटेज भी देती है। और अक्सर अगर आपका ये सर्टिफिकेशन होता है तो प्रमोशन के लिए भी आपके लिए यूज़फुल रहता है, बेनिफिशियल रहता है। कभी कभी जब आपको कोई रोल्स पे जाना रहता है तो अगर आपने बताया यू आर ऑलरेडी सर्टिफाइड तो आपका रास्ता क्लियर हो जाता है। हाँ, अभी ये एग्जामिनेशन में क्या आता है, वो कितने घंटे की टेस्ट होती है, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, वो डेमो में मैं शेयर नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये है, क्वेश्चन पूछना था कि हाउ मच टफ इज दैट, मींस आफ्टर दिस कोर्स टफ है, टफ है, लेकिन जब आप ये सेशन अटेंड करोगे PL 300 वाला, तो आपके लिए फिर उतना टफ नहीं रहेगा। टफ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि वो टफ है इसीलिए हम लोग इसका ये चीज़ हमने इंक्लूड की है कोर्स के अंदर, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि ये जो हम लोग जो प्रिपरेशन करवाते हैं ना, तो नॉर्मली अगर आप इनके क्वेश्चन देखोगे, अगर आप यूट्यूब वगैरह पे या आप कभी आप कोई और जगह पे देखोगे, तो आप देखोगे वहाँ पे एम्बिग्यूटी काफ़ी ज़्यादा है। और वो लोग नॉर्मली ये बताते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है,
वो ये नहीं बताते आपको कि ये ऐसा क्यों आ रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है। तो ये चीज़ मुझे पहले से बहुत परेशान करती थी। इसीलिए ये जो हमने एग्जाम्पल्स बनाए हैं, तो वो एग्जाम्पल्स हम लोग काफ़ी डिटेल में समझाते हैं, ताकि आपके जब एक बार रूट से चीज़ समझ में आ जाए, तो अगर उन्होंने थोड़ा सा और ट्विस्ट करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा, तो भी आपका आंसर आप दे पाओगे। ये आया समझ में? तो इसमें रटने वाली कोई भी बात नहीं है, ये पूरी चीज़ें आपको समझ के करना है। और आप पावर बीआई में भी जितनी भी चीज़ें सीखोगे, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ के ही करना है। क्योंकि मैं आपको एक बार बताऊं, मैं खुद भी रटता नहीं हूं, मैं एक भी चीज़ नहीं रटता हूँ। अभी अनगिनत में ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ, राइट? मैं कभी रट के नहीं गया, और यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप अगर रटोगे तो कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि कोई क्या क्वेश्चंस पूछ लेगा, आपकी क्या सिचुएशन आएगी आपको मालूम नहीं है। जी। तो ये वैसे ही अपना यहाँ पे प्रिपरेशन होगा। हाँ सॉरी, हाँ ऑनलाइन कोई पूछ रहे थे क्वेश्चन। हाँ जी प्लीज। हाँ जी खालिद। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक मैंने मतलब मेरे फ्रेंड से ये आपके बारे में पता चला, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि पावर बीआई एंड पावर क्वेरी दो अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज हैं, और ये कर लो, ये ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो बट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ पावर बीआई की टीचर ने पावर क्वेरी की लिखा है, तो विल इट कवर दिस कोर्स ओनली मैं बता और देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। आपका इनका भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पावर क्वेरी लिखा है, राइट? तो ये किसी के भी माइंड में आएगा कि हम लोग पावर क्वेरी भी कवर कर रहे हैं, और डेफिनेटली बात है, हम लोग पावर क्वेरी कवर कर रहे हैं। लेकिन जो पावर क्वेरी है, पावर क्वेरी अपने अंदर बहुत वास्ट है। पावर क्वेरी अपने अंदर काफ़ी वास्ट है। तो हम लोग उसकी पूरी वास्टनेस कवर नहीं करते। हम लोग लगभग ऐसा कह सकते हैं आप 10 से 15% कवर कर रहे हैं पावर क्वेरी। लेकिन वो जो 10 से 15% जो चीज़ें कवर कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही है, जैसे अलग अलग जगहों से डेटा कैसे लेना, फॉर एग्जांपल पीडीएफ से कैसे लेना, वर्ड से कैसे लेना, आपकी एक्सेल की मल्टीपल शीट से उनसे डेटा कैसे लेना, मल्टीपल एक फोल्डर में है वहाँ से कैसे लेना, है ना? तो ऐसे पीडीएफ से डेटा कैसे लेना, तो ये लेने के बाद में फिर आप नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह आप कैसे कर सकते हो। फिर ऐसे कुछ और भी चीज़ें इसके अंदर हम लोग कवर करते हैं पावर क्वेरी यानी पावर बीआई वाले कोर्स के अंदर। मैं इस कोर्स की बात कर रहा हूँ जो आप अभी सीखने वाले हो। लेकिन पावर क्वेरी सिर्फ यहाँ तक के लिमिटेड नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हो, रियल वर्ल्ड में काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट रहती है हमारी। तो अक्सर आप जो टूल देख पा रहे होंगे ना पावर क्वेरी, वो आपको पूरा सक्षम नहीं रहेगा अगर आप वो सोचोगे तो इसीलिए हमारा पावर बीआई का एक अलग कोर्स है। जो पावर बीआई का जो कोर्स है, उसमें हम लोग एम लैंग्वेज सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? एम लैंग्वेज। मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, एम लैंग्वेज। तो जो एम लैंग्वेज होती है ना, तो वो यूज करके आप कैसे भी तरह की क्वेरी है, आप उसको कैसे भी तरह का डेटा है, उसको आप प्रॉपर तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो डिटेल में पावर क्वेरी अगर आपको सीखना है, तो पावर क्वेरी का एक अलग कोर्स है, आप साथ में आप उसको भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको काम चलाओ सीखना है, तो ये इसमें काम चलाओ तो आपको मिल जाएगा। मैं काम चलाओ भले बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप देखोगे पावर क्वेरी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग कवर करते हैं। मेल ऑटोमेशन वगैरह सब पावर क्वेरी में है। मेल ऑटोमेशन पावर क्वेरी का हिस्सा नहीं है, वो पावर ऑटोमेट का हिस्सा है। पावर ऑटोमेट एक आरपी है। अगर आपको रोबोटिक सीखना है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, तो उसकी बैच का डेमो मेरा सैटरडे को हुआ था सुबह को 11 बजे। आप लोगों ने देखे होंगे ना जो बिस्किट्स आए थे, जो मैंने डाला था, तो उसमें एक पावर ऑटोमेट भी था। तो पावर ऑटोमेट का हिस्सा है। अगर आपको देखना है पावर ऑटोमेट में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो मैं रिकमेंड करूंगा, यूट्यूब पे भी मैंने डाल के रखा है पावर ऑटोमेट का लिंक। अगर आप लोग भी चाह रहे होंगे, तो आप लोग मुझे एक बार मैसेज कीजिएगा, मैं आपके साथ में उसका यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है? ओके। उसी तरह से क्वेश्चन हाँ जी, हाँ जी खालिद। मतलब इस कोर्स को करने के लिए एक्सेल का कितना आना जरूरी है? ओके, जिनका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी जी जी। देखिए,
जब आप डेक्स करते हो, डेक्स जैसे मैंने आपको बताया इट इज़ अ फॉर्मूला बेस्ड लैंग्वेज। तो अगर आपने एक्सेल में ऑलरेडी फॉर्मूलाज में काम किया है तो आपके लिए वो समझना थोड़ा डिफिकल्ट वैसे तो पड़ता ही है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा। you would be able to grasp it easily. No doubt, as an expert myself, मेरी हमेशा से कोशिश ये रही है कि जितने से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी अगर रहे तो उनको सिंपल से सिंपल ढंग से आपको बताए। लेकिन क्या होता है, कोई चीज़ एकदम टॉपिक एकदम नया होता है ना, तो हमारे माइंड पे जल्दी चढ़ता नहीं है। इसीलिए अगर आप कर सकते हो तो पहले आप एक्सेल करो और उसके बाद में पावर बीआई करो, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। क्योंकि इस तरह से करने में क्या होगा कि आपको जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो आपको नहीं होगा और आपको जल्दी चीज़ समझ में भी आएगी, राइट। अभी मैं आपको बता देता हूँ एक्सेल में क्या क्या चीज़ आपको हेल्पफुल रहेगी पावर बीआई के लिए। एक तो फॉर्मूलाज, दूसरा है टेबल फॉर्मूलाज। जो एक्सेल में हम लोग टेबल्स यूज़ करते हैं, तो टेबल्स में आपने देखा होगा जब आप फॉर्मूलाज डालते हो तो एट द रेट आ जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाते हैं, राइट। टेबल का नाम होता है तो टेबल का नाम दिखता है। तो उस तरह का अगर आपको फॉर्मूलाज यूज़ करने की आदत है तो वो आपको इसमें हेल्प करेगा। फिर तीसरा, अगर आपने एक्सेल में चार्ट्स डैशबोर्ड्स वगैरह बनाए होंगे तो वो भी चीज़ आपको इसमें हेल्प करेगी। फिर एक्सेल में जो आप डेटा वगैरह जो यूज़ करते हो, तो वो डेटा का जो यूज़ करने का जो तरीका है, जो फॉर्मूलाज आप बनाते हो, तो वो चीज़ें आपको पावर बीआई में भी हेल्प करेगी। तो इसीलिए, और एक और चीज़ है एक्सेल सीखना मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। आप जितने भी जॉब देखोगे पावर बीआई के, उसमें एक्सेल इज अ की स्किल। वो लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि आपका एक्सेल अच्छा है। अगर आपका एक्सेल अच्छा नहीं है, आपका पावर भी अच्छा है, तो वो कैसा हो जाएगा, खाना तो बना लिए लेकिन नमक डालना भूल गए, राइट। वैसा नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपका एक्सेल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने जैसे एक्सेल का कोर्स लगा लिया और उसके 1-2 महीने कंप्लीट होने के बाद में आपने फिर पावर बीआई लगा लिया। लेकिन एक्सेल तो लगेगा ही, या तो आपको पावर बीआई के बाद में लगेगा या तो पहले लगेगा, लेकिन लगेगा ज़रूर आपको, क्योंकि एक्सेल नॉलेज इज मस्ट। और एक्सेल सिर्फ पावर बीआई के लिए नहीं, बल्कि अगर आप आगे चल के पावर ऐप सीखना चाहते हो, पावर ऐप्स की काफ़ी अच्छी डिमांड आ रही है, उसके लोग मिल नहीं रहे मार्केट के अंदर और कंपनीज अच्छे से अच्छा पैसा देने को तैयार है। पावर एप्स, पावर ऑटोमेट, आपने नाम सुना हाँ, होगा। पावर ऑटोमेट आप आपने जैसा भी मेल के लिए पूछा अभी आपने मेल के लिए पूछा था, राइट। तो ये सब चीज़ें ना पावर प्लेटफॉर्म के अंदर आ रही है और इसकी भी बैचेस फॉर्चुनेटली अभी स्टार्ट हो रही है। अभी सुबह का जो टाइम है 11 से 2 का, तो उसमें हमारी पावर ऑटोमेट रहेगी। और जो 3:30 से 7:30 का टाइम है सैटरडे को, हाँ संडे को नहीं, संडे है ना अपना, हाँ सैटरडे को जो टाइम है, तो उसके अंदर हमारा पावर एप्स का बैच शुरू होने वाला है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे इधर पावर बीआई के अंदर, तो मैंने आपको बताया था ये एप्लीकेशन है, तो ये पावर एप्स का एप्लीकेशन है। आप पावर एप्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब आप सोचेंगे पावर एप्स को पावर बीआई यूज़ करके क्या करेंगे, राइट। कंगारू के पेट में कंगारू की क्या ज़रूरत है। तो देखो बात ऐसी है कि जो पावर बीआई है ना, ये डिस्प्ले के लिए बनाया गया है। उसमें आप सिर्फ देख सकते हो, उसके अंदर आप डेटा को चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डेटा को चेंज करना है तो आपको पावर एप्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप समझ रहे बात को। अब आप बोलेंगे कि भाई हमें डेटा चेंज क्यों करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, जब मैनेजर्स लोग रिव्यू कर रहे रहते हैं तो उनको बाजू में कमेंट डालनी रहती है, राइट। तो आप तो सिर्फ रीड कर रहे हो, राइट कैसे कर रहे हो आप, तो राइट करना था पावर एप्स की फैसिलिटी डाल सकते हो उसके अंदर। ये आगे समझ में। और ये पावर ऑटोमेट है और ये आर है और ये पाइथन का है, तो आर और पाइथन भी यूज़ कर सकते हो। इसीलिए अगर आप कभी डेटा साइंस करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और कंपनी अभी अच्छा अच्छा पे क्यों कर रही है पावर बीआई के डेवलपर्स के लिए, क्योंकि अभी इस तरह की नीड काफ़ी ज़्यादा है मार्केट के अंदर। ये आ रही है ना सबको बात समझ में। यस। जी जी। तो फिर आगे बढ़ते हम लोग। तो ये सारी चीज़ें थी जी। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था खालिद, अपना सर्टिफिकेशन का मैंने आपको बता दिया है ना। और पावर क्वेरी का इनका क्वेश्चन था, तो पावर क्वेरी ओनली 10 से 15% ही कवर हो रहा है। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है तो पावर क्वेरी का एक और कोर्स है, अलग से कोर्स है, और वो कोर्स लगा सकते हो। कोर्स लगाने का फ़ायदा सिंपली ये होगा कि आप एकदम थ्रू हो जाओगे उसके अंदर।
और आपको कभी कोई टेंशन नहीं होगा कि यार अभी इस तरह का डेटा आ रहा है तो मैं इसको कैसे हैंडल करूँ। अब सारे और फिर पावर क्वेरी 4 महीने का है, उसका 12,000 रुपये फीस है। और पावर बी आई 5 महीने का है, उसकी 16,000 रुपये फीस है ना। और जैसे मैंने आपको बताया था, उसको आप इस तरह से इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो। पावर क्वेरी का आपको 4,000 इंटू 3 मंथ्स पे करना है, इस तरह से। आई होप दैट इज क्लियर। यस। जी, और कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहेगा आप में से? सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी अमित। तो अभी ये जो माइक्रोसॉफ्ट एग्जाम का है ये सर्टिफाइड है राइट? तो ये इसकी कुछ Microsoft अलग है। फीस है? अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन की फीस क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी 4,800 रुपया इंडियन रुपीज़ में फीस है, और इसमें 18% जीएसटी एक्स्ट्रा है। हाँ, लेकिन मैं कुछ सोर्सेज को जानता हूँ जो लगभग ऑल इंक्लूसिव 4,800 में करवा देते हैं। तो 4,600 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उनको किस रेट में चीज़ें मिल रही है ना। ओके। तो वो तो मैं खैर जब आपका कोर्स चलेगा तो आपको बता दूंगा, लेकिन ये जानकारी भी होनी ज़रूरी है, राइट। अगर हम लोग सोच रहे तो करीबन आपकी 16,000 इसकी फीस हो गई, और लगभग आपका 5,000 का उसका खर्चा हो गया, तो लगभग 21,000 का खर्चा आता है आपका। एग्जाम ऑनलाइन रहते हैं ऑफलाइन रहते हैं? ऑनलाइन। मैं सारी चीज़ें आपको तब बता दूंगा। अभी आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसको आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा आप उसके अंदर, क्योंकि कैसा है कि अभी क्वेश्चंस काफ़ी सारे आएंगे आपके माइंड के अंदर, और अभी डेमो में वो बता के मतलब भी नहीं है, क्योंकि आप मानोगे नहीं, हम लोग काफ़ी डिटेल में वो सब चीज़ें कवर करते हैं और सब चीज़ें लिख के भी हैं, और आपको बिल्कुल भी उसमें फिर कोई एम्बिग्यूटी होगी नहीं, कन्फ्यूजन होगा नहीं आगे चल के। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहोगे? लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। ये करने के बाद, ये कोर्स करने के बाद हमको इंस्टीट्यूट से कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा कि ये सर्टिफाई हुआ है, और या फिर जॉब असिस्टेंस कुछ? हाँ, अभी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे 2 क्वेश्चंस पूछे। मैं इसलिए बोलता हूँ कि डेमो में आया करो, अगर अभी अमित नहीं आते तो ये क्वेश्चन अभी कोई भी नहीं पूछता था। तो पहले तो हम लोग अमित को थैंक्स करना चाहेंगे, और मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल में ये क्या है। सबसे पहली बात है कि हम हमारे हर एक कोर्सेज के बाद में हम लोग एक टेस्ट रखते हैं, बट दैट टेस्ट इज ऑप्शनल, वो कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं होती है। यानी अगर आप एज अ स्टूडेंट अगर डिमांड करोगे कि सर हमारी आप टेस्ट लीजिए तभी हम लोग लेंगे, जैसे कॉलेज में कैसा होता है, कंपलसरी है, ये डेट है आपको देना है, राइट, और सब लोग देते हैं, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स के साथ भी डील नहीं कर रहे, वी आर डीलिंग विद द कॉर्पोरेट्स लाइक यू, राइट। सो हम कोई भी तरीके से आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन डालते नहीं है। हम जानते हैं यू आर अ मैच्योर पर्सन, अगर आपको करना है आप हमें डिमांड कीजिए, हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में हम लोग आपको पावर बीआई का सर्टिफिकेशन हमारे इंस्टीट्यूट का दे देंगे। अब दूसरी बात, हम लोग लेकिन ये रिकमेंड करते हैं कि आप हमारे इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन लेने से बेटर है आप माइक्रोसॉफ्ट का लो। क्यों? हमारे इंस्टीट्यूट को पूना वाले लोग जानते हैं, पूना के बाहर भी शायद थोड़े बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन इंटरनेशनली हमारी प्रेजेंस नहीं है, राइट। तो इंटरनेशनली माइक्रोसॉफ्ट की है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इस चीज़ को बनाया है। तो सर्टिफिकेट आपको किसका लेना चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट का, राइट। हाँ, हमारा लेना है तो ले लो, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट इज कंपलसरी। तो कई बार लोग क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की भी एग्जाम नहीं देते, तो क्योंकि एक थोड़ा सा डर की फीलिंग रहती है ना कि पता नहीं अभी 4,800 रुपये खर्चा किए, पास होंगे कि नहीं होंगे, अगर नहीं हुए तो पैसे डूब जाएंगे, राइट। डर सभी को लगता है, डर मुझे भी था। मैंने 2 बार एग्जाम क्लियर किया है माइक्रोसॉफ्ट की, यानी पावर बीआई की। वैसे तो मेरे 15 से ऊपर सर्टिफिकेशंस हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन खास तौर से अगर आपको मैं पावर बीआई बोलूँ तो पावर बीआई का पहले DA 100 एग्जामिनेशन था। कौन सा एग्जाम था? DA 100। तो वो भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया था, और अभी फिर मैंने PL 300 एग्जामिनेशन दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि अभी चेंजेस क्या है, तो उसके लिए मैंने एग्ज़ाम दिया था, वो भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया। तो कहने की बात ये है कि एग्जामिनेशन नो डाउट टफ रहती है, लेकिन हम लोग उसको बहुत ही आसान कर देंगे आपके लिए, इस तरह से। और आप लोग को सर्टिफिकेशन उसी का लेना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि
वो आप अपने सीवी में भी डालोगे ना, तो आपका वेटेज बढ़ जाएगा। आपको देखना है मेरा सीवी? चलो दिखा देता हूँ मैं। पता नहीं आप लोगों ने बोला तो नहीं, सिर्फ मुंह हिला रहे आप, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप देखना चाह रहे होंगे। अच्छा, Yes. एक मिनट, हाँ, मैंने काफ़ी सारे फोल्डर्स बना के रखे हैं। इसमें सिलेबस और इसमें इंडिविजुअल, इसमें रिजर्व, इसमें अपना 27। मैं ना आप सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि आपका जो सीवी है, पूरी कोशिश करो एक पेज में कन्वर्ट करने की। मैंने गलती किया था जब मैं पूना आया था। मैं आया था पूना 2006 में। कब आया था? 2006 में। मेरी बहुत उम्मीदें थी पूना के साथ में, क्योंकि मुझे मालूम था पूरे इंडिया से लोग पूना आ रहे हैं, राइट। मुझे मालूम था यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी रहेगी। तो मैंने सब जगह पे अप्लाई किया, सब जगह पे अप्लाई किया, और कहीं से भी मुझे कॉल ही नहीं आया। और मैं हो गया परेशान। मैंने बोला यार साला, मैं तो गया नहीं उनके पास में, राइट। मैं गया होता, रिजेक्ट करते तो बात अलग थी। ये तो मेरा सीवी जा रहा है, मेरे सीवी देख के कोई मुझे बुला नहीं रहा है। तो मुझे पता चला मेरे सीवी में प्रॉब्लम क्या थी। मेरे सीवी में प्रॉब्लम ये थी, मैंने तब के टाइम पे 3 पेजेस का सीवी बनाया था। कितने पेजेस का? 3। और उसमें मेरी कोशिश ये थी मैं सब लिख डालूं, जो जो चीज़ें मैंने की ना सब लिख डालूं। नो डाउट मैंने शॉर्ट में लिखा था, लेकिन मैंने सब लिखने की कोशिश की। और उसकी वजह से हो क्या रहा था, कोई मुझे बुला ही नहीं रहा था। फिर जब मुझे पता चला, मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया उस बात के बारे में। फिर मैंने अपना सीवी 1 पेज का कर दिया। जब 1 पेज का किया तो मुझे 3 जगह से ऑफर आ गया। उसमें WNS में 2 अलग अलग डिवीजन से आ गया था, ऐसी और 2 कंपनी से आया था। यानी टोटल टोटल 4 थे। 3 कंपनी से आया था, लेकिन एक कंपनी से 2 जगह से, 2 अलग अलग डिवीजन से आया था। और मुझे पता चल गया मेरी गलती थी, और मुझे पता चल गया क्योंकि अब सक्सेस हो गया ना, मुझे पता चल गया यही गलती थी। तो फिर तब से मैंने अपना सीवी 1 पेज का कर लिया। लेकिन अभी भी आप देखोगे ना, मेरा सीवी 3 पेज का ही मिलेगा। अब आप बोलेंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, कभी 1 पेज बोल रहा हूँ, कभी 2 पेज। तो वो इसलिए क्योंकि वो है ना, अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स यानी कैसा कि वो आपका अनेक्शर है एक तरह से। वो सिर्फ बता रहा है कि मेरे कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, मैंने कौन कौन सी कंपनीज में ट्रेन किया है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक्सो नोबल से लेकर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ZF इंडिया तक के मैंने सब कंपनीज में ट्रेनिंग दी है। और अगर आप प्रोजेक्ट देखोगे तो मैंने इतने लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए। उसमें ये जो कंपनी है, इस कंपनी में तो मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जिसकी हद नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग इस पर आ जाते हैं टॉपिक पे वापस से। तो ये जो है ना, ये जो आप सर्टिफिकेट देख रहे हो, ये सर्टिफिकेट होता है पावर बीआई का, जो आप अपने उस पर लगा सकते हो। और ये बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे अपने नहीं सितारे होते हैं जो पुलिस वाले लगाते हैं, आर्मी वाले लगाते हैं, तो उस तरह के बैजेस होते हैं। तो ये बैजेस है, तो इसीलिए मैंने उनको यहाँ पे सबसे ऊपर रखा है, ताकि एकदम आंखों में आपके आए। आ रहा है कि नहीं आंखों में एकदम से, राइट। तो जो भी सर्टिफिकेशन होते हैं ना, एकदम लोगों के आंखों में आने चाहिए, तभी तो फायदा है ना उसका, नहीं तो फायदा क्या है फिर। तो ये इस तरह का आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, और आप इस तरह का लोगो आप अपने सीवी में डाल सकोगे, राइट। अब जैसे एक्सेल की बात है, तो मैंने 2003 से शुरू किया था सर्टिफिकेशन की एग्ज़ाम देना, और 2003 के बाद में 7 को क्लियर किया, 10 को क्लियर किया, 13 को क्लियर किया, 16 को क्लियर किया। अभी करना है मुझे 365 भी देने की इच्छा है, लेकिन टाइम अभी मिल नहीं पा रहा है। उसको भी कर लेंगे जल्दी से जल्दी। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट, ये यानी पूरा ऑफिस का स्पेशलिस्ट, इसमें 7 और 10 का सर्टिफिकेशन है मेरे पास में। वर्ड में 7 और 10 का है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी 7 और 10 का है, और पावर पॉइंट के अंदर भी 7 और 10 का है। और आई एम अ सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर ऑल्सो। असल में फालतू इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे सर्टिफिकेशन की क्या ज़रूरत है। माइक्रोसॉफ्ट क्या सर्टिफाई करेगा कि मैं ट्रेनर हूँ कि नहीं, अच्छा हूँ कि नहीं। लेकिन खैर उनकी एक पॉलिसी है, उसके हिसाब से वो भी चीज़ है अपने पास में। फिर ये पूरा का पूरा सीवी है कि इतने आवर्स मैंने कंप्लीट किए ट्रेनिंग्स के, इतने सारे लोगों को मैंने पढ़ाया है अभी तक के, और अभी AFC के इसको 15 साल से ऊपर हो चुका है, राइट। आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे।
और टोटल 18 साल से ऊपर का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है। क्योंकि ये जो 3 साल है ना, जो 3 साल का आपको गैप दिख रहा है, आप बोलेंगे 15 साल पहले तो शुरू किया, तो 18 साल कैसे? क्योंकि पहले मैं एक MBA कॉलेज को पढ़ाया करता था। तो MBA कॉलेज में मुझे एक्सेल पढ़ाने को मुझे उन्होंने हायर किया था। तो और हुआ मालूम है, उनकी स्टोरी भी बहुत मस्त है, इंटरेस्टिंग है। ये जो सर्टिफिकेशन है ना अपना, कौन सा एक्सेल का 2003 का, इसकी तब हार्ड कॉपी मिला करती थी। तो वो हार्ड कॉपी में वहाँ पे लेके गया था। तो जो डायरेक्टर मैम थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे से। अब मैंने मन में सोचा, यार ये कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से। तो मैंने ना छुपके से सर्टिफिकेशन निकाल लिया और उनको बताया मैंने सर्टिफिकेशन। उन्होंने फिर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से, उन्होंने डायरेक्टली उनके प्यून को बुलाया, बोला इसकी जेरोक्स निकालो, और मेरे से सिर्फ पैसों की बात करी, कितना पैसा लोगे। और सोच सकते सर्टिफिकेशन की क्या वैल्यू रहती है। मैं ये नहीं बोलता इतना ही आपको क्रीमी पिक्चर आपके उसके केस में भी मिलेगा, लेकिन बट इट डेफिनेटली मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप डेफिनेटली अपनी एक छाप छोड़ सकते हो। और मैं तो बोलता हूँ कि तैयारी करो ना, क्या फर्क पड़ता है, पैसे तो यूं ही खर्चे होते हैं। अब ऐसे ही आप चले जाओगे ना कहीं पे, तो ऐसे पैसे खर्चे हो जाएंगे। लेकिन अगर पैसे खर्चे करने तो सही जगह पे पैसे खर्चे करो, ताकि आपको उससे आगे चल के इनकम मिले। आपका अभी जो, अगर किसी का स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, तो आगे चल के उसको काफ़ी रिलैक्सेशन मिले, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए। और ये जो लर्निंग है ना, लर्निंग इज जस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ। सबसे अच्छा लाइफ का इन्वेस्टमेंट क्या है बताओ? लैंड नहीं है, गोल्ड नहीं है, स्टॉक्स नहीं है, म्यूचुअल फंड्स नहीं है, आपके अंदर है इन्वेस्टमेंट। आप ये देखो सत्य नदेला, उन्होंने अपने अंदर इन्वेस्ट किया तो अभी करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, हर महीने करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। रुपया नहीं, डॉलर्स, बल्कि मैं तो बहुत कम बोल रहा हूँ। अब समझ रहे? तो ये सब लर्निंग के ऊपर है। और मैं तो यही बोलता हूँ, लर्न करते रहो। ऐसा मत सोचो कि यार मैं लर्निंग करना, मैंने कॉलेज में पढ़ लिया बहुत सारा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत टॉर्चर किया स्कूल में, अब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ने वाला। ऐसा नहीं, ये लर्निंग, और ये तो मज़ा आता है ये सब लर्निंग में। क्योंकि पहले की जो लर्निंग थी ना, हम लोग रिलेट नहीं कर पाते थे एक्चुअल वर्ल्ड के साथ। ये जो भी चीज़ आप सीखने वाले हो ना, ये सब चीज़ों को आप रिलेट कर पाओगे। तो इसीलिए हमेशा सीखते रहो, ऐसा है। तो चलो इसको फिर मैं बंद कर दूँ, राइट? ये काफ़ी सारे वर्जन्स हैं, मैं आपको भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी है ना, अपने जो सीवीज होते हैं ना, वो कंटिन्यूसली अपडेट भी करते रहो। और एक पर्टिकुलर कंपनी की ऐसा मत करो कि एक ही सीवी आप हर जगह पे चला रहे हो। आप हमेशा हर एक के लिए कस्टमाइज टेलर मेड सीवी बनाओ। देखो टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा बनेगा, राइट? अभी चलो, ये तो अपने हमारे अलग अलग ट्रेनर्स हैं, उनके उनके भी मैंने बीच में सीरीज बनाया था। ये अभी हमारे मिस्टर हुसैन है, उनका सीवी बनाया था, तो उनका भी फिर इस तरह से मैंने कवर किया था। विजुअलाइजेशन आप जितना डालोगे ना, उतना अच्छा रहेगा, राइट? क्योंकि क्या होता है, लोग इसको ज़्यादा समझ में आता है उनको। बाकी टेक्स्ट वगैरह को तो लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई चीज़, अगर आप ऑनलाइन पोर्टल पे डाल रहे हो ना, तो कीवर्ड्स डालना बहुत ज़रूरी है। हम अपना जॉब्स वाले ग्रुप में आप में से कितने लोग हैं? जॉब्स का जो ग्रुप है, अच्छा एक क्वेश्चन भी पूछे थे आप में से किसी ने कि जॉब के लिए आपका क्या है, राइट? वो क्वेश्चन अभी स्किप हो गया था जी। तो हम लोग है ना, जॉब्स का ना ही असिस्टेंस देते हैं, ना ही हम लोग किसी को जॉब पे लगा के देते हैं। क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ये सोच के रखा है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? आपको बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल वे में एजुकेट करना। हाँ, लेकिन क्योंकि सब स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं, तो हम ये भी सोचते हैं, हमारी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हमने क्या किया, एक ग्रुप बना के रखा है टेलीग्राम पे। तो वहाँ पे लोग जॉब पोस्टिंग्स वगैरह करते रहते हैं। और साथ ही में अगर मुझे भी कोई कंपनी बोलते कि भाई हमें जॉब्स की, हमें बंदे लोगों की ज़रूरत है, तो मैं उनको एक फॉर्म की लिंक भेजता हूँ, वो फॉर्म फिलअप करते हैं, और उसके बेसिस पे मैंने बॉट बना के रखा है टेलीग्राम पे, तो बॉट वो पेस्ट करता रहता है। अगर आप में से कोई अगर होंगे उस ग्रुप में, तो आपको मालूम होगा बॉट के थ्रू जो मैसेज आता है, फिर आप लोग उस फॉर्म को फिलअप करते हो एंड सो ऑन। तो बस उतना हम लोग असिस्टेंस देते हैं, बाकी जॉब लगा के किसी को भी नहीं देते। जॉब लगा के नहीं देने का एक रीज़न ये भी है कि जॉब लगाने के पीछे वो सिर्फ एक अकेली चीज़ नहीं देखेंगे, जैसे पावर भी अकेला नहीं देखेंगे, वो ये भी देखेंगे आपको बाकी चीज़ें आती है कि नहीं, आपका कम्युनिकेशन देखेंगे, आपका एटीट्यूड देखेंगे टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन या टूवर्ड्स लाइफ, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। और हमारा काम असल में है नहीं,
तो हम लोग वो सोचते हैं जो चीज़ हम लोग कर सकते हैं अच्छी तरह से बेस्ट तरीके से, हम लोग उस पर फोकस करें। तो ये क्लियर है? हाँ, हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जॉब लगा के हम लोग किसी को भी देते नहीं है। यहाँ तक कि जब कंपनीज हमें कई बार बोलती है कि आप बंदे लोग बताओ, और हम लोग उन बंदे लोगों को डायरेक्टली हायर कर लेंगे, मैं तभी भी उनको रिफर नहीं करता। मैं बोलता हूँ कि मैं एक को बता के दूसरे के साथ में इंजस्टिस कैसे कर सकता हूँ? हमारे तो हजारों स्टूडेंट्स हैं ना, तो इसलिए हम लोग डाल देते हैं, जिसको जरूरत होगी वो कर लेगा। अब जरूरी थोड़ी ना है कि भाई आपको मैं रिफर कर रहा हूँ, आपको जॉब की जरूरत हो सकता है आप ऑलरेडी अच्छे जॉब पे हो, आप खुश हो अपने जॉब से, राइट? तो ये सब रीजंस की वजह से हम लोग जॉब को रिफर नहीं करते जी। और कोई पूछना था आपको? चलिए, मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें हो गई है ना? हाँ, एक क्वेश्चन है, वेरी गुड। मुझे क्वेश्चंस पूछने वाले और क्वेश्चंस बहुत पसंद है, क्योंकि मैं ये हमेशा कहता हूँ, जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना वो चैरिटी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? चैरिटी जी। सर ये जैसे वीकेंड क्लास होगी, वीकेंड में वो भी एक ही दिन क्लास होगी, तो हम प्रैक्टिस के लिए क्या सर आप कुछ प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करते हो जिसमें प्रैक्टिस कर सके, या फिर कुछ? ठीक है, इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा हफ्ते में एक ही दिन क्लास होने वाली है, तो बाकी टाइम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप सब लोग जॉब पे हो, राइट? हो सकता है कोई जॉब पे ना भी हो, लेकिन अभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जॉब पे है। तो जो लोग जॉब पे हैं, उनको ये जो नॉलेज जो मिल रही है, उनको अपने काम में अप्लाई करना है। किस में अप्लाई करना है? काम में। है ना? आपने जो भी कुछ सीखा, आपने थोड़ा बहुत पावर क्वेरी सीख लिया, अब ट्राई करो वो पावर क्वेरी का यूज करने का, जहां पे भी कर सकते हो। देखो, थोड़ा तो टाइम निकलता ही होगा ना ऑफिस में, ऐसा थोड़ी ना कि आप पूरा 9 घंटे आप काम ही कर रहे हो। अगर नहीं भी निकल रहा है तो फिर 9 घंटे से 10 घंटा बैठो, 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठो, राइट? आपको कोई रोकता है क्या? नहीं, सीखने के लिए कुछ मना ही नहीं है। तो आप हफ्ते भर आप ये सब चीजों को इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि जब तक कि आप नॉलेज को अप्लाई नहीं करोगे तब तक कि आप सीखोगे नहीं। ये क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज, अभी इनका एक ये भी था कि क्या आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स दोगे? तो मैं प्रोजेक्ट्स जब लोग मांगते हैं और जब वो इस एश्योरेंस से मांगते हैं कि वो लोग करेंगे, तभी मैं देता हूँ। अभी जैसे क्या हुआ था, अभी मैं 2 हफ्ते की छुट्टी पे जा रहा था, राइट? 2 हफ्ते की हमारी क्लास का ब्रेक था, तो मैंने बोला स्टूडेंट्स को, और हमारे जो सुबह वाली बैच के जो पावर बीआई के जो स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी यानी क्या बोलते हैं, एक्टिव है। तो उन्होंने मांगा और मैंने उनको दे दिया 3 क्वेश्चंस। अब जब आके पता किया कि किसने किया, तो बस 1-2 लोगों ने बोले हमने किया, बाकी किसी ने भी नहीं किया। मैं ये नहीं चाहता। देखो क्या होता है, अगर आपको मोटिवेशन है ना, तब कहीं ना कहीं से भी आप निकाल लोगे। आप ऑफिस में देखो ना, कितना स्कोप है आपके पास में, इतना सारा डेटा अवेलेबल है। आप अगर इतना ही डेटा कर लोगे तो बहुत हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग जॉब पे नहीं है, उनके लिए भी सॉल्यूशन बताता हूँ। ये जो हम लोग अभी जो सीखने वाले हैं ना क्लास के अंदर, एग्जाम्पल्स वगैरह, वो सारे के सारे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। आप इन्हीं को बार बार सॉल्व कर लो, राइट? फिर अगर आप सही मायनों में करना चाहते हो तो आप मुझे बोलो, मैं आपको और दूसरी बैचेस के भी एग्जांपल्स बता दूंगा। मेरी तो कितनी सारी बैचेस हो चुकी है, हर बैच में मैंने अलग अलग एग्जांपल्स दिया है। और मेरे पास तो क्लाइंट्स भी रहते हैं, जो क्लाइंट्स अपना डैशबोर्ड वगैरह का जो काम करना होता है, एनालिटिकल का काम होता है, वो भी मैं करके देता हूँ उन लोगों को। तो मेरे पास तो एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, आप जितने मांगोगे उतने। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल्स मांग रहे हो तो आपको करना है वो, फिर ऐसा नहीं कि नहीं करना है, राइट? और होता भी था पहले के टाइम पे, है ना, जैसे एक्सेल का जब हम कोर्स लेते थे, तो हम रेगुलरली असाइनमेंट दिया करते थे। लेकिन फिर हुआ क्या, देखा यार, सब कॉर्पोरेट से बोलते हैं सर का टाइम ही नहीं मिला, ऑफिस में ये हो गया। फिर आप पहले तो जॉब करते हो, फिर घर पे आते हो, फिर फैमिली के साथ टाइम डिवोट करना रहता है, फिर कुछ टाइम आपका एंटरटेनमेंट भी रहता है, थोड़ा बहुत आप मोबाइल पे देखोगे, रील्स देखोगे, ये करोगे वो करोगे, टाइम बचता कहाँ है आपके पास में, राइट? तो ऐसे ही होता है सबके साथ में। जिसको करना है ना, वो लोग इसी के अंदर से डेटा निकाल लेंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, मेरे पास में ना पूरा डेटा का कलेक्शन है, बहुत सारे अलग अलग डेटा का कलेक्शन है। तो वो कलेक्शन में आपको क्लास में तो शेयर करते हैं, उसके लिंक वहाँ पे जाओ, हर एक डेटा सोर्स लेते जाओ, उसमें से एनालिसिस करते जाओ। कौन रोक रहा है आपको करने के लिए? और जरूरी थोड़ी ना आपको गाइड करो कि भाई आप ये टास्क करो वो टास्क करो, आप खुद अपने टास्क बना लो उसके अंदर से, है क्या नहीं?
तो ये भी पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट था, खालिद ने पूछा था। और कोई किसी को क्वेश्चन है तो बता दीजिए प्लीज़। सर क्लास का टाइमिंग क्या होगा वीकेंड्स में? क्लास का टाइमिंग अभी तो फिलहाल अपना 3:30 से 3:30 7:30 बोला है ना मैंने, तो उतना रहने वाला है, 3:30 से 7:30, 4 घंटे का क्लास। थोड़ा बहुत अपन सैटरडे या संडे? संडे 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 वाली बैच है। हो सकता है मैं आपका क्लास थोड़ा पहले कर दूँ। और अगर देखो अभी तो फिलहाल है ना 2 लोग आए ऑफलाइन में, बाकी सब लोग ऑनलाइन दिख रहे हैं मुझे। अगर एक्चुअल क्लास में भी अगर सिर्फ 2 लोग आए ना, या तो अगर कोई भी नहीं आया तो मैं भी फिर घर से बैठे बैठे ऑनलाइन शुरू कर दूंगा, है ना। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो ऑनलाइन आना तो आप लोग को रेगुलरली आना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अपना ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साथ में चलने वाला है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो जानते नहीं है एफसीपीएस को। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साथ में, जैसा अभी कैसे चल रहा है, लोग ऑनलाइन भी कनेक्टेड हैं और ऑफलाइन भी है। और जैसा अभी ऑनलाइन है, उनको कुछ क्वेरीज आ रही है तो कैसे पूछेंगे, अनम्यूट करके पूछो, जैसा अभी आप पूछ रहे हो। अगर आपको कहीं स्क्रीन पे अटक गए तो कैसे बताओगे ऑनलाइन वाले, अपना स्क्रीन शेयर कर लो, राइट। और इसमें हम लोग अभी जैसे आपको सुन के खुशी होगी, जैसा भी मैं कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं मेरी हैबिट है, मैं हर चीज़ में रिसर्च करता हूँ। अभी अगर आप मेरे से पूछो कि मैंने क्या चीज़ फॉर्मली सीखा, मैंने एक्सेल कभी किसी से नहीं सीखा, खुद से सीखा। वीबीए खुद से सीखा, पावर बीआई खुद से। जितनी भी चीज़ें आप एएफसीकेएस में देख पा रहे हो ना, ये सब जो कोर्सेज मैं लेके आ रहा हूँ खुद से सीखा हूँ। अब ये मैं एक पर्टिकुलर रीजन से बता रहा हूँ ये चीज़। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा ये ओरिएंटेशन है, इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स रिसर्च। मैं हर चीज़ में काफ़ी रिसर्च करता हूँ, और यही रिसर्च मैंने एजुकेशन में भी किया है। मैंने ये चीज़ इतनी सारी बैचेस कंप्लीट होने के बाद में ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपकी जो लर्निंग है वो मैं किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो इसके अंदर हम लोग टेक्निक्स का भी हम लोग एक्टिवली हम लोग उसको देखेंगे कि आप किस तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो। अभी जो मेरा आपको समझाना है, आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि आपको फिर क्लास भी फिर आगे चल के समझ में आएगी जी। और चलो, इन्होंने टाइमिंग के बारे में पूछा था, टाइमिंग का मैंने उनको जवाब दे दिया जी। और कोई क्वेश्चन है किसी का भी? तो एक क्वेश्चन है। हाँ जी। तो जैसे कि मैं आपके में एसक्यूएल क्लास और एक्सेल क्लास दोनों की क्लास कर रहा हूँ जी जी। उसको महीने हो गए। हम्म तो अभी मेरा जो संडे का क्लास जो होता है एक्सेल का होता है सुबह मॉर्निंग, हम्म। और आपका जो टाइमिंग है वो मतलब ठीक ठाक मतलब बराबर है। तो इसके हिसाब से टाइमिंग चेंज तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा सुबह 8 से 12 बजे तक 1 बजे तक चला जाता है। नहीं देखो, और वो दूसरे ये पूछा था सर कि ये मतलब अभी ये क्लास मुझे लगाना जरूरी है या बाद में लगा सकता हूँ? मैं अभी एक्सेल भी कर रहा हूँ, एक्सेल का 3 महीने तो हो गए। ओके। देखो, अभी रोहन का ये क्वेश्चन है कि अभी ऑलरेडी वो 2 कोर्सेज कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो एक्सेल का और एक है सीक्वल का। हाँ जी। तो अभी उनका क्वेश्चन ये है कि मैं अभी लगाऊं कि बाद में लगाऊं। दूसरा ये है कि कंसर्न उनका कि टाइमिंग कभी चेंज तो नहीं हो जाएगा। तो देखो, बात ऐसी है कि कभी भी अगर मुझे टाइमिंग चेंज करना होता है, वैसे तो हम लोग करते नहीं है चेंजेस, लेकिन कभी अगर करना पड़ता है तो हम लोग पोलिंग ले लेते हैं ग्रुप में। अगर सभी लोग एग्री करते हैं तो हम लोग करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते कि किसी को कोई तकलीफ हो रही है तो हम लोग फिर भी करेंगे। दूसरी बात, अब आपका ये क्वेश्चन था कि मैं ऑलरेडी 2 कोर्सेज ऑलरेडी कर रहा हूँ, तीसरा करना अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो, लर्न करना तो हमेशा अच्छा है, और ये सारी चीज़ें ना इंटर रिलेटेड है। जैसे पावर बीआई के साथ में भी सीक्वल लगता है, और एक्सेल तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया प्री रिक्विजिट है। तो आप अभी भी कर सकते हो, और आप बाद में करना चाहो तो बाद में भी आप कर सकते हो। ये डिपेंड किस पे करेगा कि आपके पास में अभी बैंडविड्थ कितना है। अगर आप इतना टाइम डिवोट कर सकते हो तो ज़रूर करो। अगर आपको लगता है नहीं, मेरे से इतना नहीं हो सकता
पर्सन टू पर्सन वेरी होता है ना वो चीज़। अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता तो अभी मत करना, बाद में कर लेना। वैसे भी अभी आपके कोर्स से 4 महीने 3 महीने तो हो चुके हैं, तो अभी बस कंप्लीट होने में ही होंगे, राइट। और ये कोर्स तो वैसे भी 5 महीने चलने वाला है। तो ये मैंने आपको इनपुट दिया है, फाइनली जो डिसाइड करना है फाइनल वो आप ही को करना है। तो आपको जैसा भी सही लगे वैसा आप डिसाइड कर लीजिएगा। करूँगा कंटिन्यू, हो गया, ठीक है चलेगा, है ना। भी कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन है किसी को भी? एक क्वेश्चन मेरा सर। हाँ जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक्सेल की कोई अपकमिंग बैचेस आने वाली है और उसकी क्या फीस रहेगी, क्योंकि मैं एक्सेल में बहुत अच्छा नहीं हूँ, तो मुझे एनीवेज आगे चल के अगर मैं अभी भी पावर बीआई करता हूँ तो आगे मुझे एक्सेल सीखना ही है। बराबर। तो फिर मैं कैसे कंटिन्यू करूँ? अगर अभी एक्सेल के लिए जाता हूँ तो फिर नेक्स्ट पावर बीआई की बैच कब स्टार्ट होगी? देखो हमारे ना जो बैचेस होते हैं वो हर 2 महीने में हम लोग शेड्यूल करते हैं। तो जो एक्सेल है और पावर बीआई है वो हमारे रेगुलर कोर्सेज हैं, तो आपको हर 2 महीने में उसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो अगर आपका समझ लो कि आप अभी एक्सेल लगाते हो, अभी आसिफ सर का एक बैच है, अभी अभी उसका डेमो चल ही रहा होगा, शायद ख़त्म भी हो गया होगा डेमो, तो सेम टाइमिंग पे था वो। तो उसकी क्या फीस, क्या ड्यूरेशन है सर? उसका 8,000 रुपया फीस है, यानी पावर बीआई से एकदम आधा। और उसका जो ड्यूरेशन है 4 महीने का है। वो साइमल्टेनियसली कर सकते हैं सर? 1 मिनट है, मैं उसका टाइम होल्ड कीजिएगा, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं बैच शेड्यूल ओपन कर लेता हूँ। देखो ये हमारा बैच शेड्यूल है और ये मेरी बैच का टाइमिंग है और ये आसिफ की बैच का टाइमिंग है। तो आसिफ सर की जो बैच है, तो आसिफ सर की जो बैच है वो 12:30 से लेकर के 4:30 का है, और मेरी जो बैच का टाइमिंग है 3:30 से लेकर के 7:30 का है। तो अगर मैं अपनी बैच का टाइमिंग 4:30 कर दूँ तो आप कर सकते हो। फाइन सर, मैं ऐसे कर सकता हूँ। हाँ, अगर आप लोग करना चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ। 4:30 से लेकर के 8:30 का टाइम, या तो 8 बजे का टाइम कर सकते हैं अपन। 3.5 घंटा भी हो गया ट्रेनिंग को तो भी अपना काफ़ी सारा अपन कवर अप कर पाएंगे। तो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, लेकिन उस केस में आपको है ना दोनों ऑनलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आसिफ की जो बैच है, मैं ऑनलाइन ही करूँगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आसिफ की जो बैच है ना वो ऑफलाइन स्वारगेट में चल रही है अभी। कहाँ पे चल रही है? स्वारगेट में। और मेरी यहाँ पे कैंप में पूना स्टेशन के पास में चल रही है। और अगर ऐसा रहा तो फिर आपको फिर थोड़ा सा बीच में ब्रेक रहेगा, फिर आपको रिफ्रेश होकर फिर से आपको बैठना रहेगा। तो अभी मैं चलो डेमो भी चल ही रहा है तो आप लोगों से पूछ लेता हूँ, अगर हम लोग अपनी बैच का टाइमिंग 4:30 से 8 करेंगे तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन रहेगा? हेलो। हाँ जी। बहुत डिले हो जाएगा सर, क्लास प्लीज। अच्छा डिले हो जाएगा, ओके। एक्चुअली सर मैं ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता हूँ। ऑफलाइन ज्वाइन करना चाह रहे हो तो घर पे आते आते लेट हो जाएगा ऐसा? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, मेरा जो घर का एड्रेस है आपके क्लास से 28 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा हो जाएगा तो टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा, ओके। 7:30 is ओके फॉर मी। अच्छा समझ गया मैं आपकी बात। तो एक काम कर लीजिए ना आप, देखो खालिद आपको अभी जैसे आ, लगाना है तो आप अभी एक काम ये कर सकते हो, अभी आप एक्सेल लगा लीजिए, है ना। अभी आप एक्सेल लगा लीजिए आ, अपने आसिफ सर की बैच में, और उसके बाद में 1-2 महीने बाद जब दोबारा पावर बीआई की बैच शुरू होगी तो उसका टाइमिंग कुछ अलग रहेगा, तो तब आप उसको लगा लीजिएगा, ठीक है सर। है ना। वैसा आप कर लीजिएगा। और कोई चीज़ आपको पूछना है किसी को भी? हेलो। हाँ जी। सर कभी अगर बाय मिस्टेकली मुझे ऑफलाइन पॉसिबल नहीं हुआ तो वो लेक्चर में ऑनलाइन अटेंड कर सकता है? हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल फैसिलिटी अवेलेबल है आपके पास में। आपको जब ऑनलाइन आना है ऑनलाइन आओ, जब ऑफलाइन आना है ऑफलाइन आओ। लेकिन मैंने बस अपनी कंडीशन बता दी आपको।
अगर आप सब लोग अगर ऑनलाइन आओगे तो फिर मैं भी ऑनलाइन आना शुरू कर दूंगा। मैं कितना ट्रैवल करके आऊँगा, मुझे भी आधा घंटा लगता है आने में। मैं कोंडवा साइड में रहता हूँ, तो वहाँ से आने में इतने सब ट्रैफिक वगैरह से आऊँ यहाँ पे और देखो यहाँ पे कोई भी नहीं है तो क्या मतलब है। तो अगर अगर आप लोग अगर नहीं आने वाले होंगे तो बता देना, मैं भी घर पे बैठे बैठे क्लास करूँगा। वैसे भी अपनी है ना सिर्फ 3 क्लासेस अभी फिलहाल जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रही है, ओके। जैसे कि एक एक्सेल का, एक वीबीए का और एक पावर बीआई का। उसके अलावा जितनी बैचेस है ना, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे पाइथन की बैच है, पावर ऑटोमेट की बैच है, एसक्यूएल की बैच है, पावर एप्स की बैच है, एडवांस वीबी की बैच है, पावर पीवोट, ये पावर क्वेरी की बैच है। देखो ये पावर क्वेरी अकेला नहीं है, उसमें पावर पीवोट भी है, तो उसकी बैच है। और ये वीबीए फाउंडेशन की बैच अभी फिलहाल की है। तो ये सारी ऑनलाइन है। तो यानी ये बैच एक प्रिविलेज है कि अपने को दोनों ऑप्शंस मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप ले नहीं रहे हो तो फिर मैं भी ऑनलाइन कर दूंगा, है कि नहीं? जी। और कोई क्वेश्चन था आपका? जी नहीं सर। चलो ठीक है, फिर तो हम लोग हमारा सेशन एंड करते हैं और फिर अभी मिलते हैं। देखो अभी नेक्स्ट वीक तो अपना नहीं है, क्योंकि अपना गणेश फेस्टिवल है, गणेश विसर्जन भी है। तो उस रिगार्ड्स में हमने जो नेक्स्ट वीक है उसको अपन ने क्लास रखा नहीं है। तो अपना जो सेशन स्टार्ट होगा वो 14 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो आपका जो फीस पे करने का टाइम रहेगा वो इसी के बीच में रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आपको जो भी ऑप्शन ज़्यादा आपको सूटेबल रहता है वो आप चूज़ कर सकते हो। या तो आप 4000 इंटू 4 मंथ्स आप पे कर सकते हो, या तो 14,400 रुपीज़ आप पे कर सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, लेकिन जो पहली इंस्टॉलमेंट है आपको अभी पे करना रहेगा, बैच स्टार्ट होने से पहले। आपकी जैसे फीस आएगी उसके बाद में मैं फिर एक ग्रुप बनाऊंगा और ग्रुप में फिर आप सब लोगों को ऐड कर दूंगा। और जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होगा अपना जो भी ग्रुप में होगा वो सारा अपना व्हाट्सएप में होने वाला है। इसीलिए व्हाट्सएप का होना भी बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, राइट? चलो ठीक है फिर। हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा गौरव कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी गौरव। सर अगर फीस पे करनी है तो वो मतलब कुछ क्यूआर कोड ऑनलाइन या फिर कुछ रहेगा, ट्रांजैक्शन डिटेल्स या फिर कुछ? देखो जो लोग भी पेमेंट करना चाह रहे हैं ना, वो मेरा जो मोबाइल नंबर है आपको पता होगा, 9762118718। आप लोग इसी नंबर से मेरे से आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे, राइट? तो इसी नंबर पे आप गूगल पे कर सकते हो, ओके ओके। जी पे। अच्छा दूसरी बात क्या है कि अगर आप कोई और मोड से पेमेंट करना चाहते हो तो आप एक बार मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको जो पूरी लिस्ट है पेमेंट की वो आपको मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा। सर जैसे आप नंबर ये फिर से रिपीट करोगे क्योंकि आई डोंट हैव दिस नंबर। अच्छा मेरा नंबर नहीं है, 976 ओके 976 211 211 8718। 8718। ये ये मेरा कॉलिंग का नंबर भी है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी है और पेमेंट का भी यही नंबर है। ओके सर। मैं रिपीट करता हूँ, 976 211 8718। करेक्ट सर। चलेगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अटेंड किया और आपको इससे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। जैसा भी खालिद को भी ये बात क्लियर हो गई कि भाई अभी उनको पहले एक्सेल करना चाहिए। हो सकता है पहले आप सोच रहे होंगे कि मैं पावर बीआई से स्टार्ट करूं, लेकिन नो डाउट अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो डेफिनेटली थोड़ा सिस्टम स्लो होगा लेकिन परफेक्ट रहेगा, है ना? तो आपको आगे चल के ज़रूर उसका बेनिफिट मिलेगा। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी करने की ट्राई करते हैं और जल्दी जल्दी करने में लेट हो जाते हैं, है ना? तो वैसी बात है। तो चलो अच्छी बात है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू सून इन द फर्स्ट बैच। या बाय, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू, बाय थैंक यू सर। बाय बाय।